250 से 3.25 लाख जी, 250 रुपये महीना। 250 वाला समय कब का था? 1998 की बात है। जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड की फैमिली से लोग हैं उनके नंबर्स 50 से शुरू होते हैं, हमारा -50 से शुरू होता है। क्यों? -50। हाँ, क्योंकि हम नॉन पॉलिटिकल फैमिली से, मैं नॉन पॉलिटिकल। होता है कि जो फॉरवर्ड क्लास के खासकर जो ब्राह्मण हैं वो ब्राह्मण का सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन समाज के अग्रणी लोग पीछे हो रहे हैं ना। ऐसे सपोर्ट तो जैसे आपने बोला कि 50 से शुरू होता है जी, और हम लोग माइनस से करते हैं। अगर समाज के लोग सपोर्ट करें तो कुछ हद से शुरू होगा ना। मुझे लगता है करते हैं। जो निर्मल लोग हैं, जिनका अपना खुद की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, जो सरल जीवन जीने वाले लोग हैं, वो सपोर्ट करते हैं। उनको लगता है कि ठीक है। अभी हाल ही में आपके देवरिया में मजार का मामला आया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो मजार अवैध थी। जमीन पर 4 बांस, एक हरी चादर डाल दी, अगरबत्ती लेकर वहां पे अपना जपना शुरू कर दिया, कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, और जब तो मजार बन गई। तो मैंने कहा ये मैटर वहां फंसा था रोड को लेकर के। हाँ बिल्कुल, चौड़ीकरण नहीं होने के कारण आपने उस पर ध्यान बिल्कुल ओवर ब्रिज को चौड़ा करना था। मैंने चिट्ठी लिखी NHAI को। NHAI ने मुझे कहा कि साहब अब चौड़ा करने की जगह मेरे पास नहीं है। हम बोले क्यों नहीं है? बोले मजार बनी हुई है। तो मैं तोड़ो मजार को, गिराओ मजार को। मजार किस बात के लिए खड़ी है? ये अवैध मजार क्यों खड़ी है? तो बोले हम गिरा नहीं सकते साहब। हम बोले क्यों नहीं गिरा सकते? बोले इसके लिए तो आप। और उसके बाद इतना मन बढ़ गया कि समस्त समाज डर गया, हिंदू खौफ में आ गए कि साहब जो हो रहा होने दो। वहाँ कन्वर्जन होने लगा, वहाँ अवैध गतिविधियां चलने लगी, वहाँ अवैध मेला लगने लगा। उस अवैध मेले में उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार झारखंड तक से बसें भर भर के आती थी। हमारा वहाँ पे DSS स्कूल है, वहाँ बच्चियों का जाना हराम हो गया, जाना मुश्किल हो गया, अराजकता का अड्डा बन गया। मैंने कहा गिराओ इसको, क्यों नहीं गिरेगा? और गिरा दिया। आपको जान से मारने की धमकी दी गई। परवाह नहीं करते। जीवन इसलिए मिला है कि लोगों की सेवा करें। इस प्रकार के कीड़े मकोड़े धमकी देते रहते हैं, और जो धमकी देते हैं उनका थाने में इलाज करते हैं ठीक से। कानून को मानने वाले इसलिए थाने में इलाज करते हैं, कानून को नहीं मानते तो और ठीक से इलाज कर देते। लेकिन कानून को मानने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए जो धमकी वमकी देते हैं ये गीदड़ है। इनका बहुत ठीक से ऐसा इलाज होता है थाने के भीतर कि उसके बाद इनकी छठी का दूध। तो देखिए बहुत हुए, लेकिन मैं आपको प्रमुख काम बताता हूँ। देवरिया बाईपास 1800 करोड़ रुपए, देवरिया कसिया रोड 300 करोड़ रुपए, देवरिया हाटा रोड 70 करोड़ रुपए, देवरिया पकड़ी की रोड इतने सालों से खराब थी, लोगों की मतलब कमर खराब हो जाती थी, गाड़ी खराब होती थी, बड़े बड़े गड्ढे थे। बिजली के क्षेत्र में बहुत काम किया। आप पता कर लीजिए, मैं खुद की बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी रात 12 1 बजे 2 बजे जग के बिजली, मुझे पता है कि बिजली वालों के ऊपर भी प्रेशर है, तो कभी पुचकार के, कभी उनको कुछ डांट के, लेकिन रात के 2 बजे तक 3 बजे तक जग के हम लोग बिजली ठीक कराते हैं। ये स्ट्रीट मेडिकल के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे सवाल उठाए जा रहे हैं। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी आप ही बता दीजिए। आप देखिए ना, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। जय हिंद, आप देख रहे हैं अनुराग पॉइंट्स। आज एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच मौजूद हैं जिनके बारे में अगर परिचय दें तो शायद ये मंच भी छोटा पड़ जाएगा और एक छोटी बात हो जाएगी। डॉक्टर सलमणि त्रिपाठी जी पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चित हैं। आइए इनसे आज बातचीत करते हैं बिना किसी देरी के। बहुत बहुत स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे मेरी बात रखने का अवसर दिया। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं आपको देखता रहता हूँ। आपके बहुत सारे शोज हमने देखे हैं जी भैया, और निश्चित तौर पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरे लिए इसलिए बहुत खुशी होती है कि देवरिया में एक रिमोट एरिया से निकल के, एक ग्रामीण क्षेत्र से निकल के आप इतना वेल इक्विप्ड हैं। मैं आपकी पूरी तैयारी देख रहा था, तो इतना वेल इक्विप्ड है और एक बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो व्यक्तिगत तौर पर देवरिया का सेवक होने के नाते मुझे बहुत खुशी होती है। धन्यवाद भैया, इसके लिए मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ आपका। सवाल तो चूँकि अब लोकल के हैं तो बहुत ज़्यादा वो नहीं है, एक रैंडम सी पॉडकास्ट शूट हो रही है। अब शुरुआत से करेंगे, क्योंकि मंचों पे, कई मंचों पे भैया खुले मंचों पे बोल चुके हैं, लेकिन हम शुरुआत से चाहेंगे कि हमारे पॉडकास्ट में अगर आप आए हैं, देख रहे हैं, तो आपको हर चीज़ पता चल जाए। जी। पत्रकारिता भैया आपने शुरू किया था जी। एक पत्रकारिता में ऊंचे ओहदे तक पहुँचे। हम लोग तो शुरुआत किए हैं, ये एक पत्रकारिता भी नहीं, एक मंच है, मंच दिया जा रहा है नेताओं को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपनी भावनाओं को, अपनी चीज़ों को व्यक्त करने के लिए। लेकिन भैया क्या होता है ना कि आप जब कोई व्यक्ति बड़े मंच पर पहुंच जाता है तो दूसरे जगह पोर्ट होने में थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और आए दिन सवाल उठाए जाते हैं पत्रकारों पर कि पत्रकार ऐसे हैं, वैसे हैं, गोदी मीडिया, फला फला, आप तो जानते ही हैं। बिल्कुल। लेकिन आप विधायक भी बन गए भैया जी। और देवरिया सदर से। देवभूमि देवरिया जी। बहुत पावन धरती है और यहाँ से आप विधायक बने हैं, तो अब तक किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है? नहीं, बहुत मुश्किल सफ़र रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एक बहुत साधारण परिवार से आता हूँ।
मेरे पिताजी अध्यापक थे, जीआईसी गोरखपुर, बहुत अच्छा कॉलेज है, वहाँ पे अध्यापक थे और बाद में वाइस प्रिंसिपल देवरिया जीआईसी से रिटायर हुए। जी। और 2 भाई 2 बहनों का परिवार था। जी। पिताजी की बहुत कम सैलरी थी, तो बचपन तो बहुत संघर्षों में भी था, बहुत तरह की मुश्किलें हुई, बहुत तरह की जो समस्या होती है उनका सामना करना पड़ा। सिविल्स की तैयारी करते थे, सिविल्स की प्रिपरेशन में बहुत बार नज़दीक पहुंचते पहुंचते वहाँ से चूके। उसके बाद मैंने पत्रकारिता के क्षेत्र में काम शुरू किया। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी दैनिक जागरण गोरखपुर में जी। मुझे पहली नौकरी मिली थी। 97-98 की बात है ये। और मुझे याद आता है कि पहले तो करीब 1 साल तक सैलरी नहीं आई, और 1 साल बाद जब सैलरी आई तो हर महीने 250 रुपये की सैलरी फिक्स की गई थी। लेकिन ये मेरे लिए तनख्वाह की बात नहीं थी, मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, और लिखने पढ़ने का शौक़ था। समाज की जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उनको उठाने का एक अपना जज्बा था, और जो गरीब लोग हैं, जो मजबूर लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनकी आवाज़ बनने का एक बड़ा अंदर से एक अपने लक्ष्य था कि किस प्रकार से उनको हम लोग न्याय दिला सकते हैं। तो दैनिक जागरण में 250 रुपये महीने से नौकरी शुरू करके, और लोगों की शुभकामनाओं से मेरी जो आखिरी सैलरी थी जब मैंने नौकरी छोड़ी है 2016 में, तो लगभग 3.25 लाख रुपए महीने मुझे मिलते थे। 250 से 3.25 लाख जी, 250 रुपये महीना। 250 वाला समय कब का था? 1998 की बात है ये, 1998 गोरखपुर में। उसके बाद मैंने बनारस अमर उजाला में एज ए चीफ रिपोर्टर काम किया। फिर मैं पटना गया, पटना में मैंने बिहार झारखंड हेड किया IBN चैनल 7 के लिए। उसके बाद न्यूज़ 24 में यूपी झारखंड के लिए काम किया। उसके बाद IBN 7 में काम किया यूपी उत्तराखंड के लिए। तो फाइनली 3.25 लाख रुपए के आसपास मिलते थे, और मेरे लिए बहुत मुश्किल क्षण था कि मैं राजनीति में आऊं तो नौकरी छोड़ के कैसे आऊं। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगने लगा था कि पत्रकारिता का एक दायरा है, और आप अच्छा कर रहे हैं। आप ये मत कहिए कि आप बहुत छोटा कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपके सामने एक अनंत आकाश है। मैंने महसूस किया कि पत्रकारिता में जिस दौर में हम लोग काम कर रहे थे, तो एक दायरे के भीतर में काम करना पड़ता था। और कई बार ये लगता था कि मान लीजिए इंसेफेलाइटिस की बीमारी है, गोरखपुर की बीमारी थी, इंसेफेलाइटिस से बहुत सारे बच्चे मरते थे। मैं तब पत्रकार था, और मैं जब आता था कवरेज करने, तो मेडिकल कॉलेज में कवरेज करने के दौरान हम लोग दर्जनों बार रोते थे, आंखों से आंसू गिरते थे कि एक माँ अपने 2-2 बच्चों को खो देती थी। और इंसेफेलाइटिस एक ऐसी बीमारी थी कि अगर बच्चे की जान चली गई तो दुखद है ही, लेकिन जान नहीं गई तो और दुखद जीवन होता था, क्योंकि बच्चा जीवन भर के लिए विकलांग होता था। लेकिन नेशनल टीवी पे जहाँ मैं काम करता था, वहाँ ये खबर नहीं बनती थी, वो हेडलाइन नहीं बनती थी। क्यों? क्योंकि गोरखपुर को, देवरिया को, कुशीनगर को गरीब क्षेत्र माना जाता था, नॉन TRP जोन माना जाता था। टेलीविजन टोटल, हाँ, कि मतलब ये कमज़ोर क्षेत्र है, यहाँ से हमें व्यवसाय नहीं आता, यहाँ से विज्ञापन नहीं आता, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस वजह से अगर दिल्ली में डेंगू से 10 लोग बीमार पड़ जाते थे तो वो हेडलाइन होती थी। हमारे चैनल की भी हेडलाइन होती थी, आज तक की भी सबकी होती थी कि आज दिल्ली में डेंगू से 10 लोग अस्वस्थ हुए, भर्ती हुए। लेकिन हमारे यहाँ 1,500-2 हज़ार बच्चे मर जाते थे इंसेफेलाइटिस से, और हम लोग कोशिश करते रहते थे कि 2 लाइन खबर चल जाए, और खबर नहीं चल पाती थी। मुझे बहुत पीड़ा होती थी, मुझे लगता था कि नहीं, ये तो फिर हम जो सोच के आए थे, जो सपना देख के आए थे कि हम सबकी आवाज़ उठा पाएंगे। और उस दिन मैंने तय किया कि नहीं, मुझे ये दायरा तोड़ना पड़ेगा, और 3.25 लाख रुपए की नौकरी, स्टाफ, ऑफिस सब छोड़ के मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, और 2016 में पार्टी ज्वाइन की। पार्टी ने प्रवक्ता बनाया, माननीय मुख्यमंत्री जी की, योगी जी की सरकार आई तो मैं मीडिया एडवाइज़र रहा, और उसके बाद पार्टी ने मुझे यहाँ चुनाव लड़ने भेजा। मैं तो बहुत कर्जदार हूँ कि देवरिया के लोगों ने रिकॉर्ड ब्रेक किया। पहली बार भारतीय जनता पार्टी को 1,06,000 वोट मिले, भारी बहुमत से जीत हुई थी। 1,06,000 वोट मिले, और देवरिया के लोगों का बहुत आशीर्वाद मिला। बिल्कुल। तो आज आप सुबह आए होंगे, आप सुबह से आप हैं, जनता दर्शन देख रहे हैं। हाँ, तो देख ही रहा हूँ मैं। रोज़ ये कोशिश करता हूँ कि जो कर्ज है देवरिया के लोगों का, उसको उतारने का प्रयास करता हूँ। थकान नहीं होता भैया? आप लोगों का प्यार और देवरिया के लोगों का आशीर्वाद थकने नहीं देता। सुबह से लग जाते हैं, मतलब रात में 2 बजे सोते हैं, 5:30-6 बजे तक हम लोग जग जाते हैं। मतलब सुबह में जब आप उठते हैं तो भोजन कब करते हैं? अभी 12 बज जाता है दर्शन करते करते। अब तो देखिए 2 बज गया, सुबह से कुछ खाया नहीं अभी। सुबह चले गए थे परसिया अहिरा, हमारा एक गाँव है, वहाँ चले गए थे, वहाँ चाय वाय पी थी वहाँ लोगों के साथ में। उसके बाद से आप आए, जनता दर्शन चल रहा है, 2 बज रहा है। अब इसके बाद जब मौका मिलेगा खाएंगे, लेकिन भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, नींद भी नहीं आती। लगता है कि जितना सेवा हो सकती है सेवा करते रहें, और जब तक सामने कोई ज़रूरतमंद बैठा है तो यकीन मानिए ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना नींद आती है। हाँ, खो जाते हैं टोटल ना। कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए, जिस पृष्ठभूमि से आए हैं, चाहे आप हो चाहे हम हो। मेरे पिताजी का नाम आपको पता है? नहीं पता होगा। आपके पिताजी का नाम मुझे नहीं पता। बिल्कुल।
क्योंकि यही हमारी पहचान नहीं ताकत है, बनी, यही हमारी ताकत है। पहचान नहीं बनी। देखिए यही हमारी ताकत भी है, मैं इसको ताकत मानता हूँ। मेरे पिताजी का नाम, मैं विधायक हूँ, लेकिन देवरिया के लोगों को नहीं पता। इसलिए नहीं पता कि मेरे पिताजी कोई मंत्री नहीं थे, मेरे पिताजी कोई सांसद नहीं थे, मेरे पिताजी कोई बड़े राजनेता नहीं थे। और इसलिए मुझे 19 घंटे काम करना पड़ेगा, 20 घंटे काम करना पड़ेगा। अगर मैं शायद किसी मंत्री का बेटा होता तो शायद मुझे 5 घंटे काम करने पड़ते। एक बैकअप सपोर्ट होता है, परिवार होता है, पिताजी का भी आशीर्वाद होता है, उनके भी समर्थक होते हैं। लेकिन मेरे पिताजी ना मंत्री थे, ना विधायक थे, ना सांसद थे, ना कोई राजनेता थे। तो मुझे 18 घंटे, 19 घंटे, 20 घंटे भी काम करने पड़ेंगे। और इसलिए मैं काम करता हूँ, क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं बिल्कुल हूँ। बिल्कुल, होल तो सपोर्ट तो हाँ, तो जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जो लोग हैं, उनका राजनीतिक सफर वो 50 से शुरू होता है। जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड की फैमिली से लोग हैं, उनके नंबर्स 50 से शुरू होते हैं, और हमारा -50 से शुरू होता है। क्यों? हाँ, क्योंकि हम नॉन पॉलिटिकल फैमिली से हैं, मैं नॉन पॉलिटिकल फैमिली से हूँ। और जब मैं राजनीति में आया तो मुझे बहुत तरह की मुश्किलें झेलनी पड़ी। बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हुई कि भाई क्यों चले आए, एक स्पेस क्यों कवर कर रहे हैं, तो नहीं पसंद आते हैं लोगों को। तो जाहिर तौर पे मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो जैसे आप भी हैं, आप कल को राजनीति करने आएंगे तो आपको भी -50 से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी मंत्री, सांसद या बड़े नेता के बेटे अच्छा नहीं भैया, इस हैं। बात को आप मानते हैं जैसे कि एक समाज की जो अवधारणाएं बन गई हैं, जैसे होता ना कि यादव वर्ग को सपोर्ट करता है, माइनॉरिटी वर्ग को सपोर्ट करता है। ये मैं फील किया हूँ, मेरी व्यक्तिगत विचार है। क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है कि जो फॉरवर्ड क्लास के, खासकर जो ब्राह्मण हैं, वो ब्राह्मण का सपोर्ट नहीं करते हैं? अब देखिए, ये तो कहा ही गया है बहुत बार। हमारे जो पूर्वज हैं, जो बड़े हैं, वो कई बार कह के गए हैं। और मैं उसका कारण मानता हूँ कि एक विद्वत समाज है, जो ब्राह्मण समाज है, विद्वत समाज है, जल्दी किसी को स्वीकार नहीं करता। और ये अच्छा भी है कि आप आपस में भी मंथन करते हैं। मेरी भी बहुत बार मेरी बहुत सी बुराइयां खोजते हैं, मेरी कमियां बताते हैं, तो मैं धन्यवाद देता हूं कि ठीक है, और अच्छा करूंगा। आप मुझे मेरी कमी बताते रहिए, और अच्छा करेंगे। आप मेरी बुराई बताते रहिए, उससे दूर रहने का प्रयास करेंगे। लेकिन समाज के अग्रणी लोग पीछे हो रहे हैं ना। ऐसे सपोर्ट तो जैसे आपने बोला कि 50 से शुरू होता है जी, और हम लोग माइनस से करते हैं। अगर समाज के लोग सपोर्ट करें तो कुछ हद से शुरू होगा ना। मुझे लगता है करते हैं। जो निर्मल लोग हैं, जिनका अपना खुद की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, जो सरल जीवन जीने वाले लोग हैं, वो सपोर्ट करते हैं। उनको लगता है कि नहीं ठीक है, ये बच्चा है, ये किसी पृष्ठभूमि से नहीं है, मेहनत करता है, सपोर्ट करते हैं। बाकी मठाधीशों की बात मैं करता नहीं है। समकक्ष के लोग नहीं मठाधीशों की मैं चिंता करता नहीं हूँ। देखिए, मठाधीशों की मैं कोई चिंता नहीं करता। जो मठाधीश है, मेरी मालिक, मेरी भगवान हमारी जनता है। उसके अलावा मैं किसी मठाधीश को नहीं मानता, किसी को नहीं। कोई मठाधीश, कोई अपने आप को समझता हो कि भाई वो बड़ा, उसके पास 1000 वोट हैं, 2000 वोट हैं, तो मैं जानता हूँ कि इसके पास क्या क्षमता है। और देवरिया के लोग भी जानते हैं। सही कह रहे हैं। जैसे जनरेशन अपडेट हो चुका है और व्यक्ति ये जानता है कि हमें किसको वोट करना है, कौन नेता हमारे लिए सही है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है, पारदर्शी समय है, ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है। इसलिए मठाधीशों की दुकान नहीं चलने वाली। मठाधीश माहौल बनाते हैं, ऐसा नहीं है। मठ चाय की दुकान में बैठेंगे तो कुछ बातें करेंगे, किसी के घर पे बैठेंगे तो कुछ बातें करेंगे, कहीं 10 बाई 10 के कमरे में बैठेंगे तो कुछ आलोचना करेंगे। ठीक है, करना चाहिए। विधायक बनने के बाद डायरेक्ट लखनऊ मुलाकात होती थी। देहात वगैरह में आप इतने बढ़िया तरीके से जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, तो इस पर एक सवाल भी उठाए जाते हैं जी। कहते हैं लोग कि आप व्हाइट हाउस बनाए हुए हैं जी। तो हम खुद यहीं पर आकर के शूट कर रहे हैं। बहुत बड़ी चीज़ नहीं दिख रही है मुझे। नहीं दिख बहुत बिजनेसमैन है जो बहुत बड़े बड़े बना करके आलीशान घर बनाए, लेकिन जब एक जनप्रतिनिधि थोड़ा बहुत साफ सुथरा अच्छा खासा कुछ बना करके जनता को बुला के उस घर में, कार्यालय में लोग सुनते हैं श्रीमान, आप घर में बुला करके उनको बाकायदे सब कुछ अच्छा खासा फैसिलिटी ऐसे में बैठा करके समस्या सुन रहे हैं, तो ये सवाल आप पर क्यों उठाए जा रहे हैं? मैं तो कहूँगा कि एक बार 2022 का चुनाव हुआ है, उसका एफिडेविट देखिए ना, आपको या किसी को भी वो एफिडेविट देखना चाहिए। मैंने शपथ पत्र भरा, तब तो मैं विधायक नहीं था, तो शपथ पत्र मैंने एक आम प्रत्याशी के तौर पे भरा, ना मैं विधायक था ना सांसद था। आप मेरे एसेट्स देख लीजिए ना, वो तो मैंने देखा था, मान्यता साइट पर है, उसमें करोड़ों रुपए के एसेट्स मेरे हैं और मैंने अपने पुरुषत्व से किया है। 3.25 लाख रुपए महीने की नौकरी थी आपकी। हाँ, 3.25 लाख रुपए मेरी सैलरी थी, मुझे इंसेंटिव्स मिलते थे। नेटवर्क 18 जैसा चैनल, उसमें मेरे पास शेयर थे, बाकायदे मेरे पास शेयर, मैं शेयर होल्डर था उसका। जो नौकरी छोड़ते से मैंने शेयर दिए उनको। तो जो इस तरह की बातें करते हैं, देखिए मैं उन पर कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं करना चाहता। बहुत से लोग हैं और जो ये सवाल उठाते हैं वो कौन है, आप जरा पता करें इन सारे लोगों के बारे में। कोई दल ऐसा नहीं बचा होगा जिसकी यात्रा करके नहीं आए होंगे।
सारे दलों की यात्रा करके आए हैं। अभी 24 के चुनाव से पहले ये लोग भाजपा के कार्यकर्ताओं को गाली देते थे, भाजपा के कार्यकर्ताओं से मारपीट करते थे। अब क्या है कि ये भाजपा में आ गए हैं, कांग्रेस में, बसपा में, सब होते हुआते आए हैं। तो मैं उनकी चिंता नहीं करता। मैं फिर कहता हूँ कि देवरिया की जनता मेरी मालिक है। एक देवरिया का गरीब व्यक्ति मेरा अगुआ है, मैं उसका सेवक हूँ और मैं उसके लिए जवाबदेह हूँ। और ऐसे लोगों को जनता ने सबक सिखाया भी, आगे भी सिखाएंगे। ऐसे जो भी लोग हैं, ऐसे तत्व हैं, और ऐसे तत्वों से मैं लड़ता भी रहूँगा। मुझे कोई चिंता इसकी नहीं है। कोई अगर ये सोचता है कि ऐसी फर्जी आरोपों से या इस प्रकार की बातों से मैं अपना लक्ष्य बदल दूंगा, तो ऐसा नहीं है। मैं अपराध के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, कट्टरपंथियों के खिलाफ, चरमपंथियों के खिलाफ लड़ता हूँ, लड़ता रहूँगा। लेकिन देवरिया में भैया सबसे ज़्यादा समस्या किस चीज़ की मुझे दिख रही है? एक जाम की समस्या। बिल्कुल सही बात है। तो सवाल इसलिए किए जा रहे हैं चूंकि जनता के हित में है, बिल्कुल, जनता के हक में है। बिल्कुल, तो इन पर क्या विजन है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, जाम की समस्या एक विकट समस्या है। आबादी बढ़ी है, गाड़ियाँ बढ़ी हैं। बहुत से लोगों का, जब आरजेडी की सरकार आती थी तो बिहार से माइग्रेशन देवरिया की तरफ हुआ। हमारे यहाँ पलायन हुआ है। पलायन, हमारे बिहार पूरे में पूरे हुआ, मोहल्ले हैं कि बिहार बिहार के लोग रहते हैं वहाँ पे। तो जाम की समस्या विकट समस्या थी। माननीय कलराज जी के समय में एक देवरिया बाईपास को लेकर बात शुरू हुई कि देवरिया बाईपास बनना चाहिए। किन्हीं परिस्थितियों में नहीं बन पाया, देवरिया बाईपास पड़ा का पड़ा रह गया। और ये केवल देवरिया बाईपास नहीं, केंद्रीय विद्यालय नहीं बन पाया, देवरिया बाईपास नहीं बन पाया, और भी चीज़ें थी। 22 में जब यहाँ के लोगों ने मुझे काम करने का मौका दिया तो मैंने पता करना शुरू किया कि भाई क्यों नहीं बन पाया, क्या कारण है। तो जब तह तक गया तो ये मुझे पता चला कि भाई अभी तक किसी एडीएम की नियुक्ति ही नहीं है कि जो मुआवजा बांटे। आप जमीन एक्वायर करेंगे, लैंड एक्वायर करेंगे, लैंड एक्वायर करेंगे, तब जाके मुआवजा बांटेंगे, और उसके बाद जो संस्था है वो काम शुरू करेगी, टेंडर होगा, प्रोसेस होगा। लैंड ही नहीं थी, 1% लैंड एक्वायर्ड नहीं हो पाई थी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, एक एडीएम को ट्रांसफर किया गया, उस एडीएम ने ज्वाइन करने से मना कर दिया, 1 महीने तक ज्वाइन नहीं किया, उसको सस्पेंड कराया गया। फिर दूसरे एडीएम आए, जमीनें एक्वायर हुई, और आज मैं कह सकता हूं कि 1800 करोड़ रुपए से आप देखिए देवरिया बाईपास बन रहा है। थोड़ा समय लगेगा, 1-1.5 साल में बहुत बड़ा उससे लाभ मिलेगा कि जो हमारे बड़े वाहन हैं वो सब बाहर से निकल जाएंगे। तो बड़े वाहनों की जो एंट्री होती थी शहर में, उससे एक्सीडेंट्स भी रुकेंगे। हाँ, बाईपास से बाहर निकल जाएंगे। और आसपास की सड़कों को भी हमने ठीक कराया। अब देखिए, देवरिया कसिया रोड कितनी जाम होती थी। कभी शादी के टाइम में आप जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि इधर भी मैरिज लॉन्स हैं, उधर भी मैरिज लॉन्स हैं। हमने मुख्यमंत्री से निवेदन किया, और मुख्यमंत्री जब कहे भी थे, कहा था आपके सामने का 300 करोड़ रुपए से देवरिया कसिया रोड बनने जा रही है। शानदार देवरिया कसिया रोड। पूर्वा पर जाम होता था, देवरिया हाटा रोड 70 करोड़ रुपए से बनने जा रही है। तो हम लोग निरंतर लगे, और मैं प्रयास करता हूँ, एक विधायक के तौर पे नहीं, एक देवरिया के नागरिक के तौर पे मैं रोज ये कोशिश करता हूँ समझने का कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, समस्या क्या आ रही है। लेकिन हमें लगता है कि लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा। मॉल्स बन रहे हैं, कोई पार्किंग बनाना नहीं चाहता, कोई पार्किंग नहीं बनाना चाहता। दुकानों के बाहर गाड़ियां खड़ी होती हैं, पार्किंग पूरे नगर में एक भी नहीं थी। अब आप जाकर देखिए, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया, पहली बार ऐसा हुआ कि परिवहन विभाग ने अपनी जमीन दी है, और परिवहन विभाग की जमीन पर बहुत बड़ी पार्किंग बन रही है। पहली पार्किंग देवरिया की होगी। तो लगातार पार्किंग बनवाने से लेके, अच्छी सड़क बनवाने से लेके, बाईपास बनवाने का काम चल रहा है, जिसके चलते बहुत राहत मिलेगी। हाँ, ये जरूर है कि सबको सहयोग करना पड़ेगा। ट्रैफिक के नियंत्रण में सबका सहयोग बहुत जरूरी है। जहाँ तक मुझे पता है कि विदाउट प्रोसेस कोई भी वर्क नहीं हो सकते, चाहे वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। भैया ने फाइंड आउट किया प्रॉब्लम को, उस सॉल्यूशन तक पहुँचे, तभी जा कर के आगे काम भी कर रहे हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर सवाल उठाए गए थे कि बस अड्डा नहीं है देवरिया में। भैया, ये सवाल आपसे है। हाँ, बिल्कुल, देवरिया के विधायक हैं आप। बिल्कुल, बस अड्डा नहीं था। बस अड्डे की मांग बहुत वर्षों से चल रही थी, और मुझे खुशी है कि खैर महाराज जी ने बहुत काम किया गोरखपुर में, लेकिन गोरखपुर उदार मन से उन्होंने गोरखपुर से बड़ा बस अड्डा देवरिया के लिए सैंक्शन कर दिया है। पीपीपी मॉडल पे सैंक्शन हो चुका है, हमारी लैंड आइडेंटिफाई हो चुकी है। अब हम लोग बिड प्रोसेस की तरफ हैं। पूरा सब कुछ पीपीपी मॉडल पे एक शानदार बस अड्डे को लेकर यहाँ कार्य योजना तैयार हो चुकी है। टेंडर मुझे लगता है कि शायद इको फ्रेंडली है क्या भैया? उसमें मॉल्स होगा, मॉल होगा, सिनेमा हॉल होगा, रेस्टोरेंट होंगे, शॉप्स होंगी, होटल होगा। पीपीपी मॉडल पे कंपनीज को आमंत्रित किया गया है, और एक बड़ा, मुझे लगता है शायद मैं आंकड़ा भूल रहा हूँ, 160 करोड़ के आसपास का ये बनने जा रहा है। बड़ा
अमाउंट है, आंकड़ा मैं मिस कर सकता हूँ, मैं चेक करूँगा, लेकिन एक बड़ा बस अड्डा देवरिया को मिलने जा रहा है। हम टेंडर प्रोसेस में हैं। थोड़ा एक वैश्विक परिस्थिति ऐसी बनी है कि कंपनीज थोड़ा सा अभी मुश्किलों में है, लेकिन इसके बावजूद मुझे विश्वास है कि इतनी कॉमर्शियल जगह है, इतनी अच्छी जगह है कि जब हमारा टेंडर खुलेगा तो ज़रूर कोई ना कोई बड़ी कंपनी इसको लेने आएगी, इस बस अड्डे पे काम करने आएगी, और नहीं आती है तो फिर आगे जाएंगे। हम उनके लिए रेड कॉर्पेट लेकर बैठे हैं कि कंपनीज आएँ, शानदार बस अड्डा बने यहाँ पर, बस अड्डे के साथ साथ जो तमाम सारी सुविधाएं होती हैं वो भी लोगों को मिले। तो बस अड्डा सैंक्शन हो चुका है, सबको पता है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से भी इसका बाकायदा प्रसारण हुआ, और जो हमारे परिवहन मंत्री दयाशंकर जी हैं उन्होंने भी पत्र लिखकर बताया कि बस अड्डा सैंक्शन हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी समस्या बची है। एक ओवरब्रिज का इशू था, रेलवे ओवरब्रिज का, बहुत सालों से जाम लगता था, उसके लिए 80 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने दे दिया है। बिल्कुल, वो मैंने देखा, आपने देखा होगा। प्रॉब्लम थोड़ी सी क्या आ रही है वहां पे, 80 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने दे दिया, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बनना चाहिए। रेलवे को वहां पर जगह नहीं मिल रही, प्रॉब्लम बहुत कंजेस्टेड एरिया है, तो कि बाजार भी बच जाए, लोगों के घर भी न तोड़ने पड़े, और एक ओवरब्रिज आरओबी बन जाए, इसको लेकर एक मंथन चल रहा है। लेकिन पैसा सैंक्शन हो चुका है, डिज़ाइन को लेकर अभी मंथन चल रहा है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम उसको शॉर्ट आउट कर ले जाएंगे और जल्दी उसका शिलान्यास भी करेंगे। पीपीपी मॉडल पर सवाल उठाए जाते हैं कि निजीकरण किया जा रहा है, जबकि देश की जो कोई भी देश, जैसे जापान हो गया, जापान में भी ऐसे बहुत सारे कंपनियां हैं जो वहाँ की इंटरनली इंटीग्रेटेड हैं और वो विकासात्मक कार्य को लेकर के आगे बढ़ रही हैं। बट अपने ही देश में जब कोई गवर्नमेंट किसी अलग तरीके से कुछ विकासात्मक कार्य को तेज़ी से करवाने की कोशिश करती है, तो विपक्ष हो या फिर कोई इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हो, ये सवाल उठाता है निजीकरण किया जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? अब देखिए, जिन्होंने चीनी मिलें बेच दी वो क्या था, आप बताइए। वो तो मेहती जी मतलब सरकारी चीनी मिलें, जिस चीनी मिल की कीमत, बैतालपुर की जो चीनी मिल है, मुझे लगता है कि उसकी हालत बहुत, अगर काउंट करेंगे उसकी पूरी वैल्यू 500 करोड़ से नीचे की जमीन तो मिलने ऊपर की जाएगी, वो ऊपर की जाएगी। बेचा कितने में? 25 दाम में, 25-30 करोड़ में। ये क्या था? कीमत ही नहीं। ये कौन सा निजीकरण था? भटनी का भी वही स्थिति है। आप बताइए, ये कौन सा निजीकरण था? कांग्रेस सपा की सरकार में आप बताइए कि एक गरीब व्यक्ति दीपक मणि, उसकी पूरी की पूरी जमीन लिखवा ली, पूरे रजिस्ट्री ऑफिस में जेल चला गया। हमने जब बात उठाई तो पूरा का पूरा रजिस्ट्री ऑफिस और बहुत सारे लोग जेल चले गए, उसमें जिला पंचायत अध्यक्ष जेल चले गए। ये कौन सा निजीकरण था? तो हम लोग तो सरकार का पैसा भी इन्वॉल्व हो, सरकार की लैंड इन्वॉल्व हो, और कंपनीज आए तो उसमें लोगों को सुविधाएं अच्छी मिले। देखिए, बस स्टेशन केवल एक बस स्टेशन को ढांचा बना दीजिए, लोग चले जाएं, आरओ का पानी पिए, उससे बढ़ के चीज़ें हो रही हैं। आज लोग आते हैं, कुछ देर स्टेशन पर रहते हैं, उनको कहीं और जाना है, बस का वेट करते हैं, उनको रेस्टोरेंट चाहिए, उनको लॉज चाहिए, होटल चाहिए, सिनेमा हॉल भी हो तो पिक्चर भी देखेंगे। तो उसके लिए सरकार ने एक बड़ी योजना तैयार की है। अगर आप केवल राज्य सरकार के पैसे से बनाते हैं तो 18-20 करोड़ में बनता, लेकिन पीपीपी मॉडल में बनेगा तो 150 करोड़ का बनेगा, 160 करोड़ का बनेगा। बिल्कुल, जैसे रेलवे के जो साफ सफाई के नियम हैं, ऐसे प्राइवेट किया गया है, टेंडर बेसिस पे किया गया, चादर जो दिए जाते हैं ऐसी कमरों में, ऐसी कोचेज में, तो सुविधाएं बढ़ी रहती हैं। हाँ, सुविधाएं बढ़ी। साफ सफाई के लिए रेलवे यूज भी करता है। बिल्कुल, सुविधाएं बढ़ी और लोगों को दिक्कत नहीं थी। आप आज की तारीख में टोल, शुरुआती तौर पे लोगों को लगता था कि टोल देना पड़ रहा है, लेकिन जब अच्छी सड़कें मिलती तो लोग महसूस करते हैं नहीं, कोई बात नहीं, उतने में हमारी गाड़ी खराब होती, हमारा डीजल खराब होता, तो हमने टोल दिया, हम अच्छी सड़क से निकल गए। आज लिंक एक्सप्रेस पे गोरखपुर का बना हुआ है, तो आपको लखनऊ जाने में कितने घंटे लगते हैं? 3.5 घंटे में आप लखनऊ पहुंच जाएंगे। आपको समझना चाहिए कि हमें सुविधा किस प्रकार मिल रही है और किस उद्देश्य से मिल रही है। ये नहीं कि किसी से कोई व्यक्ति कह दिया कि हाँ ऐसा ऐसा है और उसको अंधविश्वास में आप मान लें और कोई आर्थिक बोझ किसी पे नहीं आने वाला। अगर पीपीपी मॉडल पे बन रहा है तो उसमें ऐसा नहीं कि कोई आपसे किराया 1 रुपया बढ़ा के लिया जाएगा, आपका किराया उतना ही होगा। हाँ, आप एंजॉय करना चाहते हैं फैसिलिटीज को, तो वो आपके लिए अवेलेबल है, चाहे रेस्टोरेंट हो, सिनेमा हो, होटल्स हो, आप जाइए, उसको एंजॉय करिए, और जगह बहुत पर्याप्त है। गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आएंगे? टैक्स से आएंगे, नॉर्मल जनता से ही तो पैसा कलेक्ट होता है। बट फैसिलिटी किस प्रकार प्रोवाइड की जा रही है, ये भी नज़र रखना चाहिए, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। अगले सवाल पर चलते हैं। बुलडोजर की कार्रवाई, जैसे होता है ना, बाबा का एक बहुत बड़ा डर वाला माहौल भी है पूरे उत्तर प्रदेश में, और अलग अलग राज्यों में डिमांड भी किया जाता है कि बाबा यहाँ आए, उनका मॉडल यहाँ है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अवैध तरीके से भवनों का तो खंडन किया जा रहा है, निर्दोष को फंसाया जा रहा है। अभी हाल ही में आपकी देवरिया में मज़ार का मामला आया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो मज़ार अवैध थी, और वो मज़ार अवैध ही नहीं थी, देवरिया की कलंक थी। देवरिया का एंट्री पॉइंट है वो, कोई आता है गोरखपुर से और बलिया तक भी जाता है ना,
तो ओवरब्रिज होता हुआ जाता है, सामने एक अवैध मज़ार खड़ी रहती थी। देवरिया तो देवराव बाबा की भूमि है, देवारण्य कहा गया इसको। कहाँ से आ गई मज़ार? और जरा यहाँ के लोगों से पूछिए ना कि मज़ार कब आई थी और कैसे बनी। सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। वहाँ पर 4 बांस लगाकर, सरकारी ज़मीन पर 4 बांस, एक हरी चादर डाल दी, अगरबत्ती लेकर वहाँ पे अपना जपना शुरू कर दिया, कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। और जब जब सरकार उनकी आती गई, फेवरेबल सरकार, तब तक उसको बड़ा करते चले गए, बड़ा करते चले गए, बड़ा करते चले गए। तो एक तो देवरिया में इस प्रकार की अवैध मज़ार स्वीकार नहीं थी, पहली बात। और दूसरी बात कि हमारा रेलवे का ओवरब्रिज जो बना हुआ है, जिस ओवरब्रिज को क्रॉस करके लोग बलिया तक जाते हैं, सलेमपुर जाते हैं, वो बड़ा ही नहीं, चौड़ा ही नहीं हो पा रहा था। हमने पूछा क्यों नहीं चौड़ा हो पा रहा? भाई इसको चौड़ा करो, ट्रैफिक का बोझ है इसके ऊपर। तो बताया गया साहब कि ये मज़ार है, इसको मज़ार को हम कैसे चौड़ा कर सकते? तो वो तो मज़ार बन गई। तो मैंने अब कहा ये मैटर वहां फंसा था रोड को लेकर के। हाँ ये बिल्कुल रोड चौड़ीकरण नहीं होने के कारण आपने उस पर ध्यान बिल्कुल, ओवरब्रिज को चौड़ा करना था। मैंने चिट्ठी लिखी एनएचएआई को, एनएचएआई ने मुझे कहा कि साहब हम चौड़ा करने की जगह मेरे पास नहीं है। हम बोले क्यों नहीं है? बोले मज़ार बनी हुई है। तो हम तोड़ो मज़ार को, गिराओ मज़ार को, मज़ार किस बात के लिए खड़ी है? ये अवैध मज़ार क्यों खड़ी है? तो बोले हम गिरा नहीं सकते साहब। हमने क्यों नहीं गिरा सकते? बोले इसके लिए तो आपको जाना पड़ेगा। तो हमने तफ्तीश कराई। तो जब तफ्तीश कराई तो ये पता चला कि पूरी की पूरी सरकारी ज़मीन है, पूरी की पूरी 100% सरकारी जमीन है। उस पे 4 बांस, 4 हरी चादर लगाकर और अगरबत्ती लगाकर कलमा पढ़ते 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 इतनी बड़ी इमारत बना दी। और राम नगीना यादव जी, वरिष्ठ प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, जब उन्होंने आवाज बुलंद की, जब ये मजार बन रही थी, तब उन्होंने कहा गलत है, नहीं बननी चाहिए। दिन दहाड़े गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। राम नगीना यादव जी की बेरहमी से हत्या हुई। और उसके बाद इतना मन बढ़ गया कि समस्त समाज डर गया, हिंदू खौफ में आ गए कि साहब जो हो रहा होने दो। वहां कन्वर्जन होने लगा, वहां अवैध गतिविधियां चलने लगी, वहां अवैध मेला लगने लगा। उस अवैध मेले में उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार झारखंड तक से बसें भर भर के आती थी। हमारा वहां पे डीएसएस स्कूल है, वहां बच्चियों का जाना हराम हो गया, जाना मुश्किल हो गया, अराजकता का अड्डा बन गया। मैंने कहा गिराओ इसको, क्यों नहीं गिरेगा? और गिरा दिया। आपको जान से मारने की धमकी दी गई उसकी थी। परवाह नहीं करते। जीवन इसलिए मिला है कि लोगों की सेवा करें। इस प्रकार के कीड़े मकोड़े धमकी देते रहते हैं, और जो धमकी देते हैं उनका थाने में इलाज करते हैं ठीक से। कानून को मानने वाले इसलिए थाने में इलाज करते हैं, कानून को नहीं मानते तो और ठीक से इलाज कर देते। लेकिन कानून को मानने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए जो धमकी वमकी देते हैं ये गीदड़ है। इनका बहुत ठीक से ऐसा इलाज होता है थाने के भीतर कि उसके बाद इनकी छठी का दूध इनको याद आ जाता है। या बड़े लेवल की सपोर्ट के लोग आकांक्षी होते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो देवरिया में इसका प्रकरण जो हुआ है, इसमें लोगों को ये लगता है, आपको ना लगे अलग बात है, लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं, विधायक जी पर खतरा है। और सपोर्ट आप भी कह रहे हैं कि हमको उतना बड़े लेवल का सपोर्ट नहीं है, हमें जनता का सपोर्ट है। तो जनता के सपोर्ट से इतनी बड़ी साहस, नहीं, माननीय ये मुख्यमंत्री बड़ी जी का आशीर्वाद है। सोचने वाली विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत तौर पर जानते थे, व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने मॉनिटर किया, अच्छा, और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी जानकारी में पूरी कार्रवाई हुई। और बाकी देवरिया की जनता, मैं फिर कहता हूँ कि वो मेरी रक्षक भी है, मेरी मालिक भी है, मेरा भगवान भी है। उसके अलावा ना मुझे किसी सुरक्षा की आवश्यकता है। मुझे तो सुरक्षा देते रहते, मैं वापस करते रहता हूँ। क्या ही करना सुरक्षा का? इस सुरक्षा किसी थाने पर लगा दो भाई, किसी थाने पर ड्यूटी लगा दो, किसी चौकी पर लगा दो। मुझे सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। मेरी सुरक्षा करने के लिए देवरिया के महान लोग हैं, और मैं उनके लिए जो भी वायरल होते थे लोगों का, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अगर एक खरोच भी आ गया तो विधायक जी पर। और देखिए मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि देवरिया की सेवा करते हुए, देवरिया के लोगों की सेवा करते हुए अगर बलिदान भी हो जाए ना, तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य का क्षण होगा। मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। भगवान ऐसा कभी जीवन मेरे लिए बहुत सौभाग्य का क्षण फल होगा। ना लाएं, आप आगे बढ़ें, हमारी यही कामना है। और अगले सवाल पर चलते हैं। जैसे डेवलपमेंट की बात की जाए तो रोड के मामले में, बाकी चीज़ों के मामले में तो आप वाकई काफ़ी बेहतर काम किए। हम जैसे रिपोर्ट पढ़ करके ही हम पॉडकास्ट करते हैं सर, रैंडमली नहीं आ जाते हैं। नहीं, मैं नाम गिना सकता बार हूँ। बार, हाँ, मैं नाम गिना सकता हूँ। मैं आऊँगा, उस पर आऊँगा हाँ। अभी। मैं ऐसे नहीं पहुँचता हूँ, आप इस गंभीरता को नहीं समझते हैं। भैया को मैं बार बार कॉल करता था, भैया बोलते थे आज नहीं, कल नहीं, परसों। वजह जानते हैं? जनता दरबार। और वास्तव में आज मुझे भी एहसास हुआ, हमें लगा कि भैया कट रहे हैं, हट रहे हैं, जवाब नहीं देना चाहते। लेकिन आज हम गलत साबित हुए। जनता का जो तादाद देखें यहाँ पर, वाकई था वो पल। अब तक देवरिया में कौन कौन से बड़े बड़े कार्यों को करा चुके हैं? मैं तो चूंकि रिपोर्ट रख सकता हूँ, लेकिन ये आपके मुख से सुनना। बिल्कुल पूछना चाहिए और मुझे रिपोर्ट देना चाहिए। मुझे लगता है कि 4.5 वर्ष बीत गए। हाँ, मैं अपनी कोई वो नहीं कर रहा हूँ, पर एक सेवक के नाते
मैंने हर वर्ष अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया और पब्लिक डोमेन में सबके लिए प्रस्तुत करता हूँ। उस रिपोर्ट कार्ड को लेकर कोई भी आ सकता है, मुझसे कह सकता है कि विधायक जी आपने ये काम इसमें लिखा है, ये काम तो हुआ नहीं है, पूछ सकता है, पर मैं डंके की चोट पर रखता हूँ। और काम तो देखिए बहुत हुए, लेकिन मैं आपको प्रमुख काम बताता हूँ। देवरिया बाईपास 1800 करोड़ रुपए, देवरिया कसिया रोड 300 करोड़ रुपए, देवरिया हाटा रोड 70 करोड़ रुपए, देवरिया पकड़ी की रोड इतने सालों से खराब थी, लोगों की मतलब कमर खराब हो जाती थी, गाड़ी खराब होती थी, बड़े बड़े गड्ढे थे। मैंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि इसको ठीक ही मत कराइए, चौड़ा करा दीजिए। नाबार्ड से पैसा दिलवा के मुख्यमंत्री जी ने 46 करोड़ रुपए में देवरिया का पकड़ी की रोड ठीक कराई। देवरिया कतरारी की रोड शानदार सड़क बन चुकी है। आपकी पीपरपाती नहर की रोड शिलान्यास हो चुका है, काम शुरू होने जा रहा है। आप जाएंगे गौरी बाजार में, तो गौरी बाजार में आपकी देवतहा कुटी की सड़क शानदार बन के काम चल रहा है। करमहा की सड़क शानदार, उस पर काम चल रहा है। सड़क कभी चौड़ी होगी, इतने अंदर के क्षेत्र में जो देवरिया का सबसे दूरस्थ क्षेत्र होगा, वहां के लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी, करमहा के लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी कि हमारी सड़क अभी इतनी चौड़ी होगी। देवता के लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी चौड़ी सड़क होगी। और मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि एक दिन मैं अटल आवासीय विद्यालय देखने गया था गोरखपुर में, बहुत अच्छा एक बनाया है मुख्यमंत्री जी ने अटल आवासीय विद्यालय, कभी आप भी उसको देख के आइएगा। उसकी खूबी है कि वहां पर एडमिशन केवल गरीब बच्चों को मिलता है, यानी जो गरीब बच्चे हैं उन्हीं को एडमिशन मिलेगा। तो मैंने देखा, तो मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि महाराज इतना अच्छा आपने विद्यालय बनाया है, और हमारे यहाँ देवरिया में अगर कोई अच्छा विद्यालय बन जाता ऐसा, तो हमारे क्षेत्र के बच्चों को इसमें बड़ी सुविधा मिल जाती, और उनको जो है बहुत मतलब बिना पैसे के पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाती। तो उन्होंने मुझे एश्योर किया और कहा कि आप 10 एकड़ ज़मीन लेके आइए, हम आपको दे देंगे। अच्छा, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए कुछ ऐसा बता रहा हूँ। 10 एकड़ ज़मीन हमने करमहा में ढूंढी और 30 करोड़ रुपए से शानदार विद्यालय, मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय बनने जा रहा है यहाँ पर। हाँ, करमहा में, गौरी बाजार में शानदार विद्यालय बनेगा। विवाह घर भुजौली कॉलोनी में, विवाह घर इकलौती ऐसी विधानसभा है जहाँ 2 विवाह घर होंगे, भुजौली में और एक कालाबन में। ये सारे काम हुए हैं। मैंने बताया कि भीखमपुर रेलवे क्रॉसिंग 10 पहुंच जाएंगे जी, 10 पहुंच जाएंगे, 10 1000 करोड़ के लगभग पहुंच जाएंगे। मोर देन 1000 करोड़ से ज्यादा क्या है, कहते रहो 81 करोड़ रुपए आपके भीखमपुर रेलवे क्रॉसिंग के लिए देखिए सैंक्शन हो चुका है। वेटनरी हॉस्पिटल, जो पशुओं के लिए अस्पताल नहीं था, वो वेटनरी हॉस्पिटल यहाँ खुल चुका है। वहाँ डॉक्टर्स अभी प्रॉपर नहीं आ पाए क्योंकि संख्या नहीं है, उनको हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार आप देखेंगे गौरी बाजार का जो हमारा CHC थी, उसको जिला अस्पताल की तर्ज पर उन्होंने डेवलप किया। बिजली के क्षेत्र में बहुत काम किया। आप पता कर लीजिए, मैं खुद की बात नहीं कर रहा हूँ। देवरिया की बिजली की व्यवस्था, बाकी लोगों रात रात 12 1 बजे 2 बजे जग के बिजली, मुझे पता है कि बिजली वालों के ऊपर भी प्रेशर है, तो कभी पुचकार के, कभी उनको कुछ डांट के, लेकिन रात के 2 बजे तक 3 बजे तक जग के हम लोग बिजली ठीक कराते हैं। ये स्ट्रीट लाइट्स क्या पूछिए ना, 2022 के पहले स्ट्रीट लाइट्स ही है। ये देवरिया आज लखनऊ और गोरखपुर जैसा दिखता है। स्ट्रीट लाइट्स सिटी में तो बहुत सारे काम हुए। आप पता करिए, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। अंधेरे में हमारी सिविल लाइन्स अंधेरे में डूबी होती थी। हमारा जो है गौरी बाजार से आप आएंगे तो अंधेरे में डूबा होता था। आज आप गौरी बाजार से एंट्री करेंगे तो गौरी बाजार में आपको बैतालपुर में, देवरिया में, सोंदा में आप जाएंगे, खूबसूरत झिलमिलाती आपको रोशनी मिलेगी। तो देवरिया को बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 4.5 वर्ष का कार्यकाल मुझे लगता है बहुत होता भी और बहुत नहीं भी होता है। कुछ अगले सवाल पर चलते हैं भैया। हाँ, वही सवाल ये है कि जो गली में छोटे छोटे रोड छूट गए हैं, उस पर सवाल उठाया जाता है कि आप नहीं ध्यान देते हैं। देखिए, तो क्या सारी चीजें आपके अंडर में नहीं, सारे अंडर मेरे नहीं है। हम सब मिलके काम करते हैं। देवरिया नगर पालिका भी है, मेरी विधायक निधि भी है और प्रतिनिधियों की भी निधि है। बिल्कुल 5 करोड़ की विधायक निधि आती है, जिसमें से 90 लाख रुपए GST कट जाती है। ग्रामीण क्षेत्र बहुत है, उसी में कुछ लोगों को इलाज के भी पैसे देने पड़ते हैं, अलग अलग तरह का। हाँ, उसके भी खर्चे होते हैं। बहुत सारे अलग अलग, कुछ जगहों पे लोग कहते हैं कि नहीं साहब हमें लाइट चाहिए, हमें स्ट्रीट लाइट लगा दीजिए, वो भी करने होते हैं। तो एक बैलेंस बना के चलते हैं। मैं नगर पालिका से समन्वय बना के हमेशा प्रयास करता हूँ कि नगरीय क्षेत्र में हम लोग सूडा के जरिए, यानी डूडा के जरिए, और नगर पालिका का बजट भी हम लोगों ने ठीक कराया पहले से। कोरोना के पहले नगर पालिका का बजट कम था। 50 साल से देवरिया नगर पालिका का विस्तार नहीं हुआ था। 50 साल से फाइल अटकी पड़ी थी, फाइल थी शासन में, 50 साल से वार्ड नहीं बढ़ पाए थे। 2022 के बाद 33 वार्ड हुए हैं नगर पालिका में, वरना नगर पालिका बहुत छोटी। हाँ, पूछिए लोगों से ना, बहुत बड़ी उपलब्धि। मैं नहीं कह रहा हूँ, 50 साल से, खुद आप जाके पूछेंगे तो नगर पालिका अध्यक्षा जी और लोग बताएंगे 50 साल से फाइल शासन में थी, नहीं हो पाया था। और आज 33 वार्ड का हमारा देवरिया नगर पालिका हो चुका है। आगे चल के ये महानगर पालिका में कन्वर्ट होगा, तो टाइम लगता है बहुत से। अब जैसे कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ वार्ड बन गए, तो वहाँ सड़कों की थोड़ी समस्या है। हम उनसे पूछते हैं कि अच्छा बताइए 22 के पहले आप गांव थे कि शहर थे? तो
अब जाके शहर में आए, इसके पहले तो ग्रामीण क्षेत्र थे, वहां पे ग्राम प्रधान का वोट होता था पहली बार, अब जाके वहां वार्ड का चुनाव होना शुरू हुआ क्योंकि आप नगर पालिका का पार्ट बने हैं। तो थोड़ा समय लगेगा, बजट अचानक नहीं आता, चाहे वो नगर पालिका का हो चाहे हमारा, पर हम फिर भी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ऐसी सड़कें जो ज़्यादा लोग उपयोग करते हैं उन सड़कों को हम लोग ठीक कर ले जाएं। बहुत सारी सड़कें, देवरिया बल्टिकरा की सड़क आप देख लीजिए, शानदार सड़क बन रही है देवरिया से लेकर बल्टिकरा तक की। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में उन्होंने बहुत सारी सड़कें बनवाई, साकेत नगर से लेके हमारे गौरी बाजार में ककवल की सड़क है, चरियाओं की सड़क है, बहुत सारे काम हुए हैं, सड़कें बहुत बनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर आप लोगों से पूछिएगा तो लोग बताएंगे कि इतनी सड़कें कभी नहीं बनी। लेकिन हाँ, जो काम होता है उसमें कई बार कुछ कमियां भी होती हैं, कुछ उसमें समस्याएं भी आती हैं, उसको शॉर्ट आउट इसके करके। लिए तो साहस चाहिए। आप जो ये स्वीकार कर रहे हैं, हाँ, मैं स्वीकार कुछ करता चीज़ें हूँ। कमियां हो जाती हैं, लेकिन कई लोग, माननीय लोग सब स्वीकार नहीं करेंगे, हम किए हैं तो किए हैं। नहीं, मैं तो स्वीकार करता हूँ। देखिए, मैं तो कहता हूँ, मैंने एक बार कह दिया था तो कुछ अधिकारियों को बड़ी मिर्ची लगी थी। देवरिया में है कुछ अधिकारी है ऐसे भी होते हैं कि जिनको बड़ा शौक होता है कि वो तुरम खा कर्मठ से ज़्यादा लोकप्रिय हो जाए। तुरम खा बने। कुछ अधिकारियों को देवरिया में आकर कर्मठ से ज़्यादा लोकप्रिय बनने की चाह लग जाती है। अच्छा जी। तो मैंने कहा था एक बार, मुझसे पत्रकार साथियों ने पूछा, तो मैंने कहा कि भाई अगर ऐसा है कि अगर अधिकारी अच्छा काम कर रहे होते तो मेरे जनता दर्शन में भीड़ नहीं लगनी चाहिए। आप तो आ जाए थे ना, बिल्कुल बिल्कुल आप सही आज थे बात। ना, ये जनता दर्शन में भीड़ क्यों थी हमारे? अधिकारी बात नहीं सुन कोई रहे हैं, तहसील से बेचारा समस्या परेशान का होकर निदान आता नहीं हो है, रहा है। जेन्युइन काम है उसका, छोटा सा काम है कि उसकी विरासत होनी है, उसकी पैमाइश होनी है, ये तो जेन्युइन काम है ना भाई। कि आपने कहा भाई साहब मेरी जमीन बता दीजिए कहाँ पर है, आप नाप के बता दीजिए, मैं अपना जमीन पे घर बना लूँ। उसके लिए लटकाए पड़े हैं 1.5 साल से 2 साल से, कोई पैसा मांग रहा है, कोई उसको परेशान कर रहा है। उसके बाद विरासत होना है, किसी के पिताजी का देहांत हो गया, लड़का 22 साल का बेचारा है, मुंबई रहता है, नौकरी करता है, कि साहब पिताजी नहीं रहे, मेरे नाम प्रॉपर्टी चढ़ा दीजिए, दौड़ा जा रहे हैं 2 साल से। तो अगर सारा काम अच्छा हो रहा होता ना, ये अधिकारी कर्मचारी इतना बढ़िया काम कर रहे होते, तो मेरे जनता दर्शन में लोग सुबह 9 बजे से आके बैठ जाते हैं और 12 साढ़े 12 बजे तक लोग बैठ रहते हैं। मैं उनका काम निपटाता हूँ, और जो अधिकारी जिस भाषा के लायक है उससे उस भाषा में उसको समझाता भी हूँ। जो ईमानदार है उसको ढंग से समझाता हूँ, जो बेईमान है वो जिस भाषा में समझ नहीं होगी उसको समझाता हूँ। अक्सर देखा गया है, जैसे शुरुआती दिनों की बात करें, जब आप विधायक बने थे तो आप गाड़ी में बैठे थे आगे और आप किसी अधिकारी को धमका रहे वो थे, एक घटना हुई थी, तो देखिए ऐसा लोग है, कह रहे धमका रहे थे। चूंकि मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ तो ये पब्लिक का वर्ड है। अपने लिए तो धमकाते नहीं है ज्यादातर विधायक सांसद, मुझे नहीं लगता, कुछ लोग करते भी होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे बताइए, कोई जनप्रतिनिधि अगर किसी को धमकाता है अधिकारी को, तो अपने लिए धमकाता है क्या? कोई जनप्रतिनिधि, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी विधायक कोई सांसद अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी को धमकाता डराता है ना, तो आप ही के लिए डराता धमकाता। आप समझिए, अधिकारियों को खुदा मत बनाइए। और जो घटना, जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, अनुसूचित समाज का एक लड़का मेरे दरवाजे पे आया, उसने कहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के चलते कुछ गुंडों माफियाओं ने बहुत भद्दी भद्दी गालियां दी हैं। मैंने उससे कहा भाई कि आप मेरे क्षेत्र के नहीं हैं, आपकी विधानसभा दूसरी है, तो आपसे निवेदन है कि वहां के विधायक से जाके बात कर लिए। बोलो नहीं, मैं आप ही से चाहता हूं कि आप ही मेरी मदद करिए। तो मैंने कहा अच्छा सुनाओ क्या गाली दी है। तो मैंने वो ऑडियो सुना। अब वो बेचारा गरीब था, अनुसूचित जनजाति समाज का लड़का था, उसने भाजपा को, उसके परिवार ने वोट दे दिया था, तो उसको गंदी गंदी, इतनी गंदी गंदी गालियां दी गई कि आप उसको सुन नहीं सकते। तो मैंने एसएचओ को फोन लगाना शुरू किया, एसएचओ का फोन नहीं लगा। तो मुझे लगा कि इसको विश्वास नहीं होगा, तो मैंने कहा मेरी गाड़ी पीछे बैठ जाओ। गाड़ी मैंने पीछे बैठा लिया, मैं एसएचओ को फोन लगाता रहा। इसी दौरान एसएचओ ने फोन उठाया, तो मैंने उससे इतना कहा कि भाई अगर इतनी गाली तुम्हारे परिवार को पड़ी होती तुम क्या करते, और कार्रवाई करो। मैंने उस बच्चे को बताया देखो मेरी बात हो गई, जाओ कार्रवाई होगी, गाड़ी से उतार दिया। कुछ देर बाद लोगों ने मुझे बताया कि आपका वीडियो चला। तो मैंने कहा वीडियो किसने बना लिया? तो मुझे लगा मेरे पीछे कांस्टेबल जो बैठे थे मेरी सिक्योरिटी में, उन्होंने बना लिया। मैंने उनसे पूछा तुमने वीडियो बनाया? बोले साहब हमने तो नहीं बनाया। तो हमने बोला कौन वीडियो बनाया? तो बताया कि वो बच्चा जो बैठा था वो मोबाइल कुछ दाएं बाएं कर रहा था, हो सकता है उसने बनाया। मैंने उसको फ़ोन किया कि तुमने वीडियो बनाया, और हमने वीडियो बनाया था, और सिर्फ अपने एक दोस्त को भेजा था और किसी को नहीं भेजा था। तुमने क्यों वीडियो बनाया? बोला मुझे इतना अपमानित किया गया था, मुझे इतनी गालियां मिली थी, मुझे इतने गंदे गंदे शब्द बोले गए थे, तो मैं लोगों से कह के आया था कि विधायक जी मेरी मदद करेंगे। तुमने विश्वास दिखाने के लिए कि हाँ विधायक जी मेरी मदद की, हमने वीडियो बना के केवल एक दोस्त को भेजा था। अब उसने मुझे नहीं पता किसे भेज दिया, वायरल हो गया। लेकिन उसके बाद भी प्रकरण आया सामने। अभी बैठे थे किसी घटना का, वहाँ पर वो माहौल दलित चल रहा समाज का, एक था। अनुसूचित समाज का तो वहाँ गरीब पर एक प्रशासन से फोर्स, यानी एसआई थे शायद, सीओ थे, एडिशनल एसपी थे, शायद। एक अनुसूचित समाज का गरीब व्यक्ति बेचारा, उसको समाजवादी पार्टी के गुंडों ने पीट पीट के मार दिया। अनुसूचित समाज का व्यक्ति है, और आप इमेजिन करेंगे कि घटना के 3 दिन बाद तक कोई बड़ा अधिकारी उसकी बेवा पत्नी का हालचाल लेने नहीं गया। मेरी विधानसभा थी, मैं बाहर था, मुझे पता चला, मैं मौके पर जब जाने लगा तो सारे बड़े अधिकारी वहां पहुंचे।
जो व्यक्ति मारा गया था अनुसूचित समाज का बहुत गरीब व्यक्ति था, मैंने उसकी पत्नी से पूछा कि ये आए थे? उनका नहीं आए थे। हमने कहा ये आए थे? वो नहीं आए थे। हमने केवल चौकी इंचार्ज को उसने बताया कि हाँ चौकी इंचार्ज आए थे, बाकी न कोतवाल वहाँ गया था, न सीओ वहाँ गए थे, न एडिशनल एसपी गए थे। तो आप मुझे एक बात बताइए, कैसे में मेरा गुस्सा क्या गलत था? मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कोई गरीब व्यक्ति, उसके साथ अगर अत्याचार होता है, अपराध होता है और हत्या होती है तो एसपी तक को मौके पर जाना चाहिए। एसपी तो छोड़िए, कोतवाल मौके पर नहीं जा रहा है। तो ऐसे में अगर मैंने उनको कुछ सुनाया और अगर मेरा सुनाना किसी को गलत लगता है तो ये गलती मैं करता रहूंगा। गाली तो नहीं दिए ना आप उसमें? नहीं, कोई जब अपशब्द गाली नहीं नहीं दिए तो उसमें धमकी का कहाँ से जिक्र आ गया? चूंकि इसलिए सवाल किया गया है कि उस माहौल को, उस भाव को आप समझने की कोशिश करिए। हर विधायक को ऐसा करना चाहिए। अगर कोई अधिकारी गलत कर रहा है के बाद मैं फिर कहूंगा, अगर किसी गरीब व्यक्ति के साथ या देवरिया के लोगों के साथ अगर कोई अधिकारी इस प्रकार का व्यवहार करेगा तो मैं फिर उसको बोलूंगा इसी भाषा में। कुछ लोग यही भाषा समझते ही है उसके, वरना मैं फिर कह रहा हूँ इतना अच्छा काम कर रहे थे तो हमारे पास लोग क्यों परेशान होकर आते हैं? आप अच्छा काम करिए, मेरे पास जनता की भीड़ ना आवे, मैं तो कहता हूँ अधिकारियों से। क्या आप इस बात को मानते हैं कि ऐसे बहुत सारे विधायक लोग हैं जो अपनी पावर को ही नहीं समझते हैं? इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए, सब अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, सब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। ये तो पार्टी वाली बात कर रहे हैं आप। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करूंगा, पर सबकी अपनी अपनी कार्यशैली है। ये जरूरी कि एक विधायक की जिम्मेदारी भी पार्टी की तो नहीं होती है ना, वो जनता की भी तो होती है। जैसे आप कर रहे हैं, काहे नहीं ऐसे बाकी विधायक लोग करते हैं? सब कर रहे हैं, सबका अपना अपना करने का तरीका है। आवश्यक नहीं कि सब मेरे अंदर खूबियां हो, मेरे अंदर भी बहुत कमियां होंगी। हो सकता है कि मैं भी कुछ चीजें ऐसे करता हूँ जो लोगों को समझ नहीं आती होंगी। ऐसे सबकी अपनी पर्सनैलिटी है, सब अपने तरीके से काम करते हैं। लक्ष्य सबका ये है बिल्कुल, कि जनता की इस बात को आपसे भी ज्यादा उग्र तरीके से करने वाले लोग हैं। आगे बढ़ते हैं। मेडिकल के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल इसलिए बराबर हम उठाने की बात कर रहे हैं क्योंकि आप विधायक हैं। अच्छी बात है। उठाए जा रहे हैं सवाल कि मेडिकल जो है ना, यहाँ पर इलाज पहले बेहतर होता था सदर अस्पताल में, अब नहीं हो रहा है। रेफर कर दिया जा रहा है और रेफर हो रहा है तो उसका इलाज नहीं हो रहा है। प्रिंसिपल को हटा दिया गया। आप जो कह रहे हैं ना, एक पिछले प्रिंसिपल थे, वो इन सारी चीज़ों को लेके उनकी भूमिका गड़बड़ थी और मैं भी इस बात को मानता था कि हाँ कुछ मामलों में इलाज कर सकते थे और इलाज करते ही रेफरल सेंटर के तौर पे भेज देते थे। बिल्कुल। प्रिंसिपल हटाए गए, हम लोगों ने बैठक की और ये 2-3 चीज़ें बताई गई कि भाई यहाँ पे एक ट्रॉमा सेंटर की बहुत आवश्यकता है। कोई एक्सीडेंटल केस आया, उसको वेंटिलेटर की आवश्यकता है, आईसीयू की आवश्यकता है, नहीं है तो रेफर कर दिया। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके, माननीय स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करके एक शानदार ट्रॉमा सेंटर देखिए बन के लगभग तैयार है। मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन कर देंगे बहुत जल्दी। मेडिकल स्टूडेंट्स हमारे बड़े हैं, जो बच्चे आ रहे हैं पढ़ के, उनकी संख्या बढ़ रही है, तो डॉक्टर्स की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ेगी। डॉक्टर की संख्या उतनी नहीं थी, वेंटिलेटर नहीं थे हमारे पास, अभी तक सिटी स्कैन करने की मशीन नहीं थी, अभी मंगाई है, बहुत शानदार एक सिटी स्कैन मशीन आ गई है। फिजियोथेरेपी सेंटर नहीं था, फिजियोथेरेपी सेंटर खुलवाया है। हॉस्टल्स नहीं थे, हॉस्टल के पैसे आ गए हैं, हॉस्टल बनने का काम शुरू हो चुका है। हमारा ब्लड बैंक उसको रिच किया है, थोड़ा समय लगता है। मेडिकल कॉलेज नया स्थापित हुआ, निश्चित तौर पे थोड़ा समय लगता है, पर हाँ पहले से रोज बेहतर हो रहा है। मैं भी लड़ता हूँ उसके लिए, ऐसा नहीं है। प्रिंसिपल जो उस वक्त में थे, जिन्होंने रहते कमियां रही, हमने भी चिट्ठी लिखी, उस पर जांच भी हुई, उन पर खिलाफ कार्रवाई हुई। अब एक नई प्रिंसिपल आई हैं, वो मेहनत भी कर रही हैं, पर थोड़ा समय लगता है। सदर अस्पताल की बात है, जो जिला अस्पताल था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी बहुत बड़ी जरूरत था, आज भी है। और अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, मैं बार बार निवेदन करता रहा, आज मुख्यमंत्री जी ने इस बार की जनसभा में घोषणा कर दी है उसकी कि जिला अस्पताल बनाएंगे। समस्या आती है जमीन की, जमीन नहीं मिलती, देवरिया में सरकारी जमीन नहीं है। आप विश्वास करेंगे, हमारे यहाँ बिजली की व्यवस्था बेहतर करने के लिए मुझे 2 बिजली घरों की बहुत आवश्यकता थी और पिछले 4 सालों से बिजली विभाग जमीन तलाश रहा था, जमीन नहीं मिल रही थी, बिजली घर स्थापित नहीं हो पा रहे थे। फिर कतरारी में बिजली उत्पादन केंद्र एक है, दोनों डिपार्टमेंट अलग है, प्रोडक्शन यूनिट अलग होती है और डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट अलग होती है। प्रोडक्शन यूनिट और डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट के बीच में कोई तारतम्य नहीं होता, लेकिन जो कतरारी में उत्पादन केंद्र है, वहां से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से 27,000 स्क्वायर फीट लैंड मैंने स्पेयर करा के उसी बाउंड्री के अंदर बिजली घर सैंक्शन करा दिया है, उसका भूमि पूजन होने जा रहा है। लेकिन दूसरे बिजली घर की जमीन अभी भी नहीं है हमारे पास। 4 एकड़ की स्टेडियम बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कह दिया लाओ बना देंगे, जमीन नहीं मेरे पास, हम जमीन ढूंढते हैं। 28 करोड़ की लागत से दिव्यांग बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा स्कूल सैंक्शन है, पूरे प्रदेश में केवल 8 सैंक्शन है, पैसा आ चुका उसका, जमीन नहीं हमारे पास। मेड़ापुरवा बड़ी मुश्किल जमीन ढूंढी, नहीं हो पा रहा है। केंद्रीय विद्यालय भी देवरिया में नहीं बन पाया, वो चला गया सलेमपुर के साइड, उधर जो बरहज का इलाका है, भट्टी, शायद भट्टी चौराहे पे बना उसकी कहानी दूसरी है। केंद्रीय विद्यालय
कि ज़मीन कुछ माफियाओं ने कब्जा कर ली, जी। और मैं बहुत स्पष्टता से कहता हूं कि उसमें राजस्व के लोग इन्वॉल्व थे। वो चूंकि आपके कार्यकाल से पहले की बात है। कार्यकाल से पहले की बात है, लेकिन मैं रोज लड़ रहा हूं, उसमें कार्रवाइयां भी कराई हैं, लेकिन कितना लड़ूं, कहाँ लड़ूं? आप समझिए, लड़ते लड़ते कई बार थकान हो जाती है क्या? थोड़ा सा निराशा होती है। थकान तो नहीं होती, निराशा होती है, क्योंकि बहुत सारे मामले अदालती कार्रवाइयों में उलझे होते हैं, वहाँ की अपनी गति होती है, वहाँ की अपनी प्रक्रिया होती है। लेकिन मैं लड़ रहा हूँ, केंद्रीय विद्यालय के रोज़ लड़ रहा हूँ, और माफियाओं ने ज़मीन कब्जा की है। हमने स्थापित कर दिया है कि फर्जीवाड़ा किया गया, उसमें राजस्व कर्मियों के विरुद्ध भी, और जिस माफिया ने कब्जा किया उसके विरुद्ध मुकदमा भी हुआ है। लेकिन एक सरकारी प्रक्रिया है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि अदालती प्रक्रिया से जल्दी जल्दी बाहर लेकर आएँ, और उसके बाद इस मामले को ख़त्म करके केंद्रीय विद्यालय स्थापित करें। अदालती मामले की बात आपकी है, तो जैसे होता है ना कि आपकी सरकार है और आप ये शब्द बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये भी लगेगा कि लड़ क्यों रहे हैं जब सरकार आपकी है तो? कानूनी लड़ाई, क्योंकि कानूनी लड़ाई, कानून जो होता है ना सरकार से अलग होता है, इसको आप समझना। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती है, तभी जाकर के स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सकता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि उन युवाओं के लिए आपकी क्या आगामी योजनाएं हैं जिनको आप अगर कराएंगे तो क्षेत्र में बेरोजगारी की दरें कम हो सकेंगी? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। रोजगार में एक तो सरकारी नौकरी आती है। मैं अपने क्षेत्र का बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ सुरौली पैकौली है, पैकौली कोटी का मंदिर है। आप जाएंगे तो वहाँ पे बच्चे रनिंग करते आपको मिलेंगे, और बहुत बड़ी संख्या में बच्चे वहाँ पे तैयारी करते हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत बड़ी संख्या में बच्चे सब इंस्पेक्टर हुए, कांस्टेबल हुए, महिला कांस्टेबल हुई। सरकारी नौकरियाँ पिछले 9.5 वर्षों में लगभग 10.5 लाख सरकारी नौकरियाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने दी हैं, और ये 10.5 लाख नौकरियाँ मिली हैं ना आखिरकार। घर घर में बच्चे एसडीएम हुए, दरोगा हुए, सिपाही हुए, क्लर्क हुए, तो सरकार ने नौकरियां दी। मुझे नहीं लगता कि आप उठा के रिकॉर्ड देख लीजिए 2012 से या 2007 से। मैं बोल रहा हूँ वो मिला है, और ईमानदारी से मिली, कोई नहीं कह सकता बेईमानी हुई, कोई नहीं कह सकता। अभी होमगार्ड की भर्ती हो रही है ना, कोई हमको फ़ोन करता है बच्चा, कहता है कि प्रणाम विधायक जी, और होमगार्ड की भर्ती आई है, कुछ मदद हो जाए। तो मैं उससे पलट के पूछता हूँ कि अच्छा बेटा एक बात बताओ, कोई जुगाड़ चल रहा है? तो कहता है नहीं, योगी जी की सरकार में जुगाड़ तो नहीं चल रहा है। वही कहता है। तो हम उससे कहते हैं बेटा अगर जुगाड़ नहीं चल रहा है तो हम कैसे जुगाड़ लगा देंगे? बताओ, योगी जी की सरकार में ईमानदारी से हो रहा है। तो खुद बच्चों को ही पता है कि मेरिट पे हो रहा है, एग्ज़ाम हो रहा है, ईमानदारी से हो रहा है। वरना मुझे याद है कि जब मैं परीक्षा देता था तो बहुत से बच्चे वो जो गोला भरना होता है वो गोला छोड़ के आते थे। तो मैं सोचता गोला छोड़ क्यों जा रहा है? मैं सोचता गोला इन्होंने भरा नहीं, क्यों नहीं भरा? माइनस मार्किंग भी नहीं है, फिर भी क्यों नहीं भरा? बाद में पता चलता था वही बच्चा सेलेक्ट हो गया आफ्टर फिलिंग। तो हम लोगों ने तो झेला है उस चीज़ को, और इसलिए इस दर्द को समझते हैं। बेरोजगारी रही है, इसलिए उस परेशानी को समझते हैं, और इसलिए कह सकते हैं कि आज योगी जी की सरकार, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ईमानदारी से भर्तियां हो रही हैं। दूसरी बात, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मैं आपको एक बच्चे से मिलवाऊंगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, यहीं का रहने वाला है, तरकुलवा का। वो मेरे पास आया और बोला कि मैं पढ़ाई के साथ साथ अपना रोजगार भी करना चाहता हूँ। बोले क्या करना चाहते हैं? बोला अगरबत्ती की फैक्ट्री डालना चाहते हैं। बोले बताओ क्या मदद कर सकते हैं? बोला मुख्यमंत्री जी की योजना है कि लोन मिल रहा है, 5 लाख रुपए का लोन। सोचिए, 5 लाख का लोन कम नहीं होता, बिल्कुल स्वरोजगार, और विदाउट एनी सर्टिफिकेट, कोई आपकी गारंटर भी नहीं चाहिए। आप उठिए, आप जाइए, बोलिए मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, आपसे फॉर्म फिलअप कराएंगे, आपसे पूछेंगे आप क्या करना चाहते हैं। ये तो पूछेंगे, ऐसा नहीं कि आपसे भाई कि हाँ लो, सरकारी पैसा है, जनता का पैसा है, आपके ऊपर और आपने होगा। हाँ, और आपने प्रोजेक्ट दिया, आपको 5 लाख मिल गया, उस 5 लाख में अपना काम शुरू करिए। उद्यमी योजना के तहत वो उद्यमी योजना, वो बच्चा मेरे क्षेत्र में, मैं डेटा दे सकता हूँ, सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं। अगरबत्ती फैक्ट्री खोल ली, किसी ने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया, किसी ने अपना कोई शॉप खोल ली। वो बच्चा अगरबत्ती की फैक्ट्री और बाकायदे अगरबत्ती के डब्बे लेके आया मुझे गिफ्ट करने के लिए। जैसे कि क्या है ना कि कुछ बच्चे जो हैं, बच्चे नहीं कह सकते हैं, युवा जो हैं रोजगार करना चाहते हैं, बट उनको समस्याएं आ रही है, जेन्युइन है, मैं बोला समस्याएं आ रही हैं, आप आइए, तो आप उसका निराकरण 100%। मैं तो आपका कहता हूँ कि वेलकम करूंगा, पानी पिलाऊंगा, मिठाई खिलाऊंगा, आइए। मैं तो आपसे अपील करूंगा, आप आइए, खुद का करिए ना। अच्छा मुझे बताइए, मैंने MSc मैथमेटिक्स किया, मैंने PhD की पत्रकारिता, MJ मास्टर ऑफ जर्नलिज्म किया, PhD की लॉ भी किया। अभी मैं भी तो सरकारी नौकरी में नहीं था, मेरी तो प्राइवेट नौकरी की हमने। और आप खुद को देख लीजिए, आप विजयपुर के रहने वाले हैं, आप एक सेटअप लेके 2 लोग चल रहे हैं, आपने इन्वेस्टमेंट किया, आप काम कर रहे हैं, आपको भी आनंद आ रहा है।
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को सरकार बढ़ावा दे रही है। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री, करना चाहिए। अभी मैं कहूंगा तो लोग उसको अलग तरह से लेंगे। बहुत से बच्चे हैं, मुझे जनेश्वर मिश्रा पार्क के पास एक बच्चा मिला, उसने अपनी एक शॉप खोली है और उससे लोगों को खिलाता है, बंद मक्खन से लेके सब कुछ खिलाता है और भरपूर पैसे कमाता है। कहता है मैंने मकान ले लिए। चाइना की स्ट्रेटजी भी यही है हाँ? कि वो लोग स्वरोजगार को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। आप 5 लाख रुपए लोन सरकार दे रही है, आप कोई छोटी गाड़ी ले सकते हैं थोड़ा पैसा लगा के, आप उसको टैक्सी के तौर पे चला सकते हैं। आज तो हर व्यक्ति ओला उबर टैक्सी यूज कर रहा है। आप भैया, बताइए। एक बात बोल रहे हैं आपसे अभी भी, जो रोक रहे हैं इसलिए कि आप टैक्सी की जिक्र कर दिए, लोगों को लग रहा होगा ना कि आप टैक्सी चलवाने की बात कर रहे नहीं, हैं। लेकिन वहीं मैं इस बात का जवाब देता हूँ, मैं खुद देता हूँ कि ग्रुप डी का फॉर्म भरा जाएगा, हाँ साफ सफाई किया जाएगा, हाँ, लेकिन एक टैक्सी चलाना, एक रोजगार खोलना बेइज्जती की बात बताइए। मैं वही कह रहा आपसे हूँ पूछ रहा कि हूँ, इस सोच से बाहर निकलना पड़ेगा ना। इस सोच से बाहर, मैं कहता हूँ मैंने दैनिक जागरण में 250 रुपए की नौकरी की है। 250 रुपए मिलते थे और मैं अपने 10 दोस्तों का नाम बता सकता हूँ कि उनको भी 250 मिलते थे। कोई काम छोटा नहीं होता, आप आगे बढ़ना तो चाहिए। टैक्सी का मतलब इसलिए कि आजकल शादी ब्याह, अब हर आदमी सोचने लगा उसके यहाँ गाड़ी जाए, तो आपको कोई छोटी गाड़ी मिल सकती है, आप चलवा भी सकते हैं, किसी को, किसी ड्राइवर को रख के चलवा सकते हैं। संविदा की नौकरी मांगने लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं संविदा की नौकरी लगवा दीजिए। संविदा की नौकरी में क्या मिलता है और कितना काम करना पड़ता है या कोई पता है? तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई आप संविदा की नौकरी करके, आप मेडिकल कॉलेज में आप पढ़े लिखे होकर जाके चाहते हैं कि आपको मेडिकल कॉलेज में एक संविदा की जॉब दे दी जाए, उसकी बजाय आप 5 लाख की जो योजना उसका लाभ क्यों नहीं उठाते? और सबसे अच्छी बात क्या है कि उस 5 लाख की योजना में आपने अगर टाइम से पैसा वापस कर दिया, कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपने टाइम से पैसा वापस कर दिया तो आप 10 लाख ले सकते हैं। आपने टाइम से वापस कर दिया, आप 15 लाख ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। आज की तारीख में तो ऑप्शन ही ऑप्शन है। आप आइए। और हम लोगों ने बीच में रोजगार मेला एक लगवाया था। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो बिजनेस नहीं करना चाहते थे, जिनको लगता था कि हमने ITI किया है, पॉलिटेक्निक किया है, बीटेक किया है, तो एक रोजगार मेला हमने लगवाया और करीब 9000 बच्चों को यहाँ से तमाम सारी कंपनियों में आके लोग लेके गए। मारुति आई, JK टायर आया, उसमें सीमेंट कंपनियां आई, बहुत से लोग आए यहाँ पे। उन्होंने इंटरव्यू किया और सीधे इंटरव्यू करके और रिक्रूटमेंट दे दिया जो बाहर जाना चाहते हैं। तो मेरा तो अनुरोध है देवरिया के बच्चों से, नौजवानों से, कि अपना एक मॉडल बनाइए। आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं, पर हाँ मेहनत करनी पड़ेगी। बड़े अधिकारियों को अक्सर देखा जाता है कि वो लोग नौकरी छोड़ करके फार्मिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती करवा रहे हैं, अपना रोजगार स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब स्वरोजगार जो उद्यमी के तहत आता है, यानी खुद का इन्वेस्टमेंट करके कुछ छोटा मोटा मैन्युफैक्चरिंग हब बनवा लिए, उसको लेकर के चल रहे हैं। और वहीं एक तरफ विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि हम सरकारी नौकरी देने की बात करते हैं, हम सरकारी नौकरी देंगे। तो मैं इस पर आपसे जानना चाहूँगा कि क्यों कोई बड़ा अधिकारी अपनी जॉब को छोड़कर रोजगार की तरफ जा रहा है, यानी वो उद्यमिता की तरफ जा रहा है, और वहीं विपक्ष ये सवाल कर रहा है कि नहीं हम सरकारी नौकरी दिलाएंगे सबको। तो क्या सबको सरकारी नौकरी मिलना पॉसिबल है? अब देखिए, विपक्ष ने कितनी नौकरियां दी थी आपको ही पता है, और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, रेट फिक्स था। SDM बनना है 50 लाख, डिप्टी SP बनना है 40 लाख, तहसीलदार बनना है 30 लाख, रेट फिक्स था, सबको पता है। इंटरव्यू में जो बच्चा, रिटर्न में जो बच्चा अच्छे नंबर लेके जाता था उसको इंटरव्यू में फेल कर देते थे, है ना। CBI जांच चल रही है। जो टॉप किया उससे पूछ लिया गया कि भारत के राष्ट्रपति कौन, नहीं बता पाया। तो जिनको कुछ देना ही नहीं है वो केवल सवाल उठाते हैं, जिनको कुछ नहीं करना। यहाँ जो व्यक्ति ना कुछ करना चाहता है ना उसका विजन है, उसको सवाल उठाना बहुत चाहता है, उठाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा तो अनुरोध है, मैंने कभी सरकारी नौकरी नहीं की, कभी नहीं की। आई एम वेरी हैप्पी। आपको आज़ादी है, आप चाहो 17 घंटे काम कर सकते हो, आप चाहो 18 घंटे काम कर सकते हो। आपको दायरे से बाहर निकल के काम करने का एक स्वतंत्रता है, और सरकार आपको बाकायदे इसके लिए आपको सुविधाएं दे रही है, आपको संसाधन दे रही है। तो भैया ओवरऑल कहने का मतलब आपका ये है कि जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं करें, वो स्वेच्छा से करें, बिल्कुल, किंतु जो उससे बेहतर अवसर मिल रहे हैं बिल्कुल उनको ना छोड़ें। बिल्कुल, बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। और बढ़े हैं, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, अच्छा कर रहे हैं। आप देवरिया में उठाकर देखिए, बच्चों ने अपना खुद का काम शुरू किया है। बहुत सी युवा पीढ़ी इस दिशा में अग्रसर हो रही है। बहुत से अपने घर से वर्क फ्रॉम होम करके कंपनी चला रहे हैं,
कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी भी तो कह रहे हैं ना वर्क फ्रॉम होम करिए। हाँ। इस पर भी विपक्ष कटाक्ष कर रहा है कि वर्क फ्रॉम होम बचा ही कहाँ है ही कहाँ करने को। लेकिन कोविड के समय में तो बड़े पैमाने पे वही चल रहे क्या थे, अभी भी है? और आज के टाइम में शिफ्ट भी हो रहा है ना वर्क फ्रॉम होम। अभी भी है, अभी भी। मैं जानता हूँ कि हमारे एक मित्र हैं हम्म। और उनको बैठे बैठाए केवल ट्रांसलेशन का काम मिल जाता है और पर पेज उनको पैसे मिल जाते हैं, और वो पैसा महीने में जाके 80,000 90,000 रुपये होता है। हम्म। हाँ, ट्रांसलेशन का काम उनको मिलता है। देखिए एआई सब नहीं कर सकता ना, एआई तो वही कर सकता है जो आपने उसको सिखाया है। जिस दिन सर्वर फेल हो जाएगा उस हाँ दिन क्या तो, होगा। और वैसे भी एआई का अपना काम करने का एक दायरा है ना। अगर भावनाएं डालनी है किसी 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 लेख में, आपको इमोशंस डालने हैं, एंगल जितना डालना आप इंटेलेक्चुअलिटी उसके साथ दिखाएंगे उतना ही वो आपको करेगा। रिजल्ट देगा। तो ये बहुत बात सारे सिंपल लोगों है। को काम मिला हुआ है, कोई ट्रांसलेशन का काम वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग कर रहा है। अब जरूरी थोड़े कि हर काम के लिए जो काम दिमागी तौर पे होना है, हम लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया है, ऐसा नहीं है, किया है। बहुत सारे काम ये जो वीसी होती है वर्चुअल, पहले हम लोग मिलते थे, मीटिंग करते थे, अब क्या है, कहीं से बैठता है कोई, पूरे देश के लोग जुड़ जाते हैं। बिल्कुल उसमें क्या है, खर्चा कम हो रहा है, हम्म। खर्चा कम हो रहा है, आने जाने का किराया बच रहा है, हमारी समय बच रहा है। कि हमें पहले मीटिंग करने दिल्ली जाना होता था तो हम सुबह से निकलते थे, जाके ट्रेन पकड़ते थे, रास्ता ट्रेवल करते थे, अगले रात में पहुंचते थे, कल मीटिंग करते थे, करके वापस परसों। अब क्या है कि सीधे वीसी खोला, मीटिंग कर ली। यही तो है वर्क फ्रॉम होम। बिल्कुल बिल्कुल। ये समय की बचत, धन की बचत। एडवांटेज का। हाँ, इसको आपको समय की जरूरत है, ये आपको समझना पड़ेगा। आज की तारीख में जो आप देखिए, बहुत सारे ऑपरेशन विदेश में हो जा रहे हैं, यहाँ का बैठा डॉक्टर कर दे रहा है, और विदेश का बैठा डॉक्टर यहाँ ऑपरेशन कर दे रहा है। हाँ, वो एआई टेक्नोलॉजी टेलीमेडिसिन चल रहा है। हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने व्यवस्था कराई है कि बीएचयू के डॉक्टर और पीजीआई के डॉक्टर टेलीमेडिसिन करते हैं। यहाँ सामने कैमरा लगा बैठाए थे, मरीज कोई टिपिकल लग रहा है, हुआ भी, अभी सफल सर्जरी भी हुआ है। हाँ बहुत सारे हो रहा है। हाँ। ये वक्त की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी ने आपको बताया कि आप दुनिया किस तरफ बढ़ी है, आपको भी बढ़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल पेमेंट की बात की थी, कितना हुआ खड़ा किया था लोगों ने, किया था ना। आज की तारीख में आप स्टेडियम चले जाइए, जो नारियल बेचते हैं ना, स्कैनर लेके रहते हैं, होता नहीं होता। बिल्कुल, जो नारियल बेच रहे हैं, सब्जी वाले स्कैनर लेके बैठे हैं। और तो और आप कहीं जाएंगे तो वहां पे दुकानों पे, छोटे छोटे ठेलों पर भी स्कैनर है। वो तो छोड़िए, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। नहीं, बिहार में चूंकि नमन है उनको, राजू भिखारी, वो स्कैनर लेके चलते थे। मनीष कश्यप का वीडियो वायरल हो, लोगों ने अडॉप्ट किया ना इसको। देखिए, लोग अडॉप्ट कर लेगा, उसका फायदा क्या हुआ। आप मुझे एक बात है, पहले कितनी लूटपाट होती थी, याद है आपको। पैसा लोग लेके जाते थे, लूट लिया। तो प्रशासन तो अच्छा हुआ ही है, पुलिस तो अच्छी हुई है, लेकिन अब अमाउंट भी ट्रांसफर कैसे हो रहा है, डिजिटली हो रहा है। क्या करेगा चोर गुंडा है। कोई अगर कमजोर है, ले जा करके दुकानदार को दे दिया, और दुकानदार बोला नहीं दिया हाँ, तो रिकॉर्ड है भाई, रिकॉर्ड है उसका। बिल्कुल। और अभी तो ई पैसा का भी आया हुआ है ना ऑप्शन। हाँ, बिल्कुल आया हुआ है। क्या आने वाले समय में नोट पैसा सब गायब हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, गायब नहीं हो जाएंगे। और मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ तो इस पर कोई बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, पर हाँ, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कम होंगे कि देखिए, उत्तर प्रदेश में या देश में इतने एयरपोर्ट्स होंगे, इतनी फ्लाइट सर्विसेज होंगी, इतने एक्सप्रेसवे होंगे, ये कल्पना कोई नहीं कर सकता था। आज आप देखिए, मुंबई तक लोग बाई रोड चले जा रहे हैं। फ्यूचर की कल्पना बड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भयानक बड़ा है। आप देखिए ना, पहले क्या है कि लोग कहते थे यहाँ से बिहार जाना है, अरे बाप रे ये रोड खराब मिले। अब तो, मैं जमुई इलेक्शन में था, पार्टी ने जमुई में दायित्व दिया था, मैं देवरिया से निकलता था और यकीन मानिए 6 घंटे में जमुई पहुंच जाता था, 5-6 घंटे में। शानदार सड़क थी, काम हुए हैं हर जगह, यूपी में, बिहार में जो बने हैं उन पर आए दिन विपक्ष कहता रहता है कि हम लोग के जो एक्सप्रेसवे हैं उन पे आप फाइटर जेट उतार सकते हैं, मगर अभी के जो एक्सप्रेसवे बने हैं उस लेवल के नहीं बने हैं। देखिए, वो तो सबको पता है कि उनके यहाँ जो एक्सप्रेसवे बनते थे उसमें कट होता था। वो कट कहाँ जाता था सबको पता है। वही कट जो है बाद में सीबीआई ने और ईडी पकड़ती भी थी। तो एक्सप्रेसवे तो अभी यहाँ भी उतरा है। अभी योगी गडकरी जी कह रहे हैं कि मतलब उनका रिपोर्ट आया था सामने, सार्वजनिक हुआ था कि कब रखे थे, पानी गिर जाएगा तो ठेकेदार को छोड़ूंगा नहीं। बिल्कुल, क्या सच है? हाँ, सच है। नहीं, यहाँ पे भी होता है। ये नितिन गडकरी जी ने जो फॉर्मूला अपनाया है वो यहाँ भी होता है। यहाँ पे भी चलती हुई गाड़ी में ग्लास का एक वाटर ग्लास रखा जाता है और चलते हैं स्पीड से। यही तरीका होता है देखने का, इंजीनियर्स देखते हैं उसको। आज मैं कहता रहा हूँ कि आप यहाँ से निकलिए, मैं अपने घर से निकलता हूँ और लगभग 3.25 घंटे में मैं लखनऊ का बॉर्डर टच कर जाता हूँ। ये एक्सप्रेसवे किसने बनाया? योगी जी ने बनाया, मोदी जी ने बनाया। तो अब ठीक है, जिनको वही एक्सप्रेसवे 1000 करोड़ में ये बनाते थे और वही एक्सप्रेसवे योगी जी 600 करोड़ में बनवा रहा है, तो 400 करोड़ कहाँ जाता था, ये तो समझना बहुत आसान है ना। अभी आपके संज्ञान में एक मामला आया होगा,
वेटनरी डॉक्टर जो हैं उपलब्ध नहीं रह रहे हैं। मैंने बताया ना, इसीलिए मैं आपको पहले ही मैंने कहा था, एक्चुअली वेटनरी डॉक्टर्स की कमी है, जी लेकिन संविदा पर लेकर उनको हम लोग भरपूर उनको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा हॉस्पिटल अभी जस्ट बना है, अभी तो उसका शुभारंभ हुआ इसी बार। तो अस्पताल हमारा खड़ा हुआ है, रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है, भर्तियों से कुछ लोग आते हैं। हमने कहा है यहाँ पर जो हमारे अधिकारी हैं कि आप तब तक संविदा पे भर के काम चलाइए और डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाइए। मैन पावर की इशू है, हमारा जो एक्सपर्ट मैन पावर है। नहीं, ऐसा तो नहीं ना कि चुनावी माहौल बनाया जा रहा है, जानबूझ करके प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है कि अभी मौका है, इसको टारगेट कर दो। आ, हो सकता जिनको है, चूंकि सुधार होने में बिल्कुल ये बात मैं मानता हूँ, समय समय लगता लगता है, है। समय, और उसमें भी जो स्पेशलाइज सेवाएं हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको डॉक्टर चाहिए, सर्जन चाहिए, सर्जन एक दिन में नहीं मिल सकता, उसके लिए वैकेंसी निकलती है, सर्जन कम है, तो सर्जन कम है तो हो सकता है वो दिल्ली ऑप्ट कर लेता, हो सकता है गोरखपुर ऑप्ट कर लेता, लखनऊ, देवरिया नहीं आता। तो हम लोग प्रयास करके वो भी कर रहे हैं। वैसे ही वेटरनरी डॉक्टर्स को लेकर भी, चूंकि एक लंबे कालखंड तक उनकी भर्तियां नहीं हुई हैं और अब मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे यहाँ भी वेटरनरी डॉक्टर्स की संख्या बढ़े। बिल्कुल। अगले सवाल पर चलते हैं। विपक्ष, चूंकि विपक्ष इसलिए कह रहे हैं कि बार बार सवाल ये कर रहे हैं आपसे, सवाल वो लोगों का भी है कि वो लोग, विपक्ष का एक बहुत बड़ा रोल चलता है, पीडीए मॉडल है, पीडीए पीडीए पीडीए। तो पीडीए में अखिलेश यादव जी ने पहले लाइव आकर के कहा था पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। बाद में कहा जा रहा है पीड़ित, दुखी, अपमानित। तो ये ओरिजिनल वाला फार्मूला कौन सा है? ओरिजिनल फार्मूला है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप एक वाला ही हाँ बता नहीं, दीजिए। आप देखिए ना, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप मुझे एक बात बताइए, नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, इसका अंदाजा किसी को था? नहीं, बिहार कोई से, बता दे। बिहार से, छोटे इलाके से, और कार्यकर्ता रहे हैं बहुत पहले। साधारण कार्यकर्ता, बिल्कुल बिल्कुल। किसी को और अंदाजा था? मोदी जी कहते हैं कि मेरे बॉस हैं। आप बताइए। बहुत और बड़ी नितिन बात नवीन है जी ये। के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, किसी को पता है? कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकता। लेकिन समाजवादी पार्टी में श्री मुलायम सिंह यादव, उसके बाद कौन पार्टी का नेता बनेगा? तय है ना? तय नहीं तय है? अखिलेश यादव जी। उसके बाद कौन नेता होंगे? डिम्पल यादव जी, रामगोपाल यादव जी, शिवपाल यादव जी, अक्षय यादव जी, अंकुर यादव जी, तेज प्रताप यादव जी। सदन में सवाल उठाए थे अखिलेश यादव जी, तो बोले थे कि इतनी बड़ी विश्व की पार्टी है लेकिन अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ। तो हो गया उसमें बताए थे योगी जी, हाँ? कह रहे थे कि हमें चुनना पड़ता है। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि आपके परिवार और आपको थोपना पड़ता है, आप तो थोप देते हैं। तो इसलिए हमने कहा परिवार डेवलपमेंट अच्छा, अथॉरिटी है। ये जो भाजपा का ये मतलब वो है, जितने भी नेता हैं वो ऑलरेडी प्री प्लान्ड होता है या फिर एकदम भाव बन गया है? नहीं, एकदम जवाब दे देना सटीक। जो सच है, देखिए सच, आप सच बोलना सीख जाएंगे ना तो आपको जवाब देना आ जाएगा। मैं कहते रहा हूँ कि नितिन नवीन जी के बाद भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो, कोई बता दे मुझे, या पंकज चौधरी जी के बाद प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, कोई बता दे। नहीं बता बड़ा सकता, मुश्किल है, नहीं बता सकता, कहना मुश्किल है। असंभव है। और जो मीडिया स्पेकुलेशन करता है हमेशा उसका उल्टा ही होता है। तो हम क्या है कि हमारे यहाँ हम विचारधारा के लिए काम करते हैं। आज बंगाल में चुनाव जीते ना, बंगाल की तस्वीर देख लीजिए आप। यही बकरीद ममता बनर्जी के शासन में होती थी तो रोड जाम हो जाती थी, सड़कें जाम, नमाज पढ़ी जा रही है, कुर्बानी चल रही है। केवल 10-15 दिन पुरानी सरकार है, कहाँ भीड़ गायब हो गई? सारी भीड़ गायब है। कोई सड़क पे नमाज नहीं हुई, कोई सड़क पे अराजकता नहीं हुई, किसी सनातनी का, हिंदू का घर नहीं जलाया गया। वरना तो रामनवमी का जुलूस से निकलने देते थे बंगाल के अंदर। आज बंगाल में भीड़ है। आज जो बॉर्डर है, बांग्लादेश बॉर्डर है, उस पर भीड़ है। पहले भी भीड़ थी, पहले भीड़ थी बांग्लादेश से भारत में आने वालों की। भाजपा की सरकार बनी तो भीड़ लग गई बंगाल से बांग्लादेश भागने वालों की। तो ये तो सबको पता है। हम विचारों के लिए काम करते हैं, किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करते, विचार के लिए काम करते। राजनीति में ये बहुत सामान्य सी बात है, इसको बहुत अचरज भरी नज़र से नहीं देखना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि अगर आप जिंदा हैं तो आपका मुर्दाबाद होगा। कभी किसी लाश का मुर्दाबाद नहीं होता। कोई मरा हुआ व्यक्ति आप बताइए जिसका मुर्दाबाद होता है क्या? तो बहुत से लोग जिंदा होते हुए मुर्दा होते हैं, उनका मुर्दाबाद नहीं होता। लेकिन जो जिंदा होते हैं उनका मुर्दाबाद होता है, और इसलिए मुर्दाबाद का स्वागत करना चाहिए। सरकार में पुनः आप वापसी करेंगे तो आगामी कौन कौन से वर्क हैं जो आपको करने हैं? देखिए, शुगर फैक्ट्री मेरे लिए बहुत बड़ा एक विषय है। मैं लगा भी हूँ उस पर, और एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली भी है
कि शुगर फैक्ट्री जिन्होंने खरीदी थी उन्होंने हम सबके प्रयास से, मुख्यमंत्री जी का भी बहुत प्रयास रहा, उन्होंने लिख के दे दिया है कि वो निःशुल्क सरकार को वापस कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हज़ारों करोड़ की ज़मीन वो वापस कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो पूरा मामला सीबीआई में, अभी ईडी ने अटैच कर लिया था, तो अधिकारी उनके हाथ कांपते हैं। वो कहते साहब मामला सीबीआई में है, मामला ईडी में है, इसलिए ज़मीन होने के बावजूद हम उस पर अभी काम आगे बढ़ा नहीं पा रहे। और शुगर फैक्ट्री बनेगी तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पे सरकार भी नाप तोल के, हाँ, नाप तोल के देख लेना चाहती है सरकार भी, और सरकारी सिस्टम भी नाप तोल के देख लेना चाहता है कि कोई लिटिगेशन कोर्ट का ना हो जाए। ऐसा ना हो कि हम 300 करोड़ रुपए लगा दिए, मामला कोर्ट में चला गया, उलझ गया। तो क्योंकि सीबीआई और ईडी में ये मामला है, इसलिए थोड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग है। तो मेरा पहला प्रयास तो है कि शुगर फैक्ट्री को हम लोग शुरू करा पाए, इस जमीन को खाली करा के। दूसरा प्रयास मेरा ये कि बीआरडी पीजी कॉलेज, इसको मैं राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाना चाहता हूँ। प्रयास भी किया था, कुछ पैरामीटर्स में हम लोग चूक गए, नहीं हो पाया। तो बीआरडी पीजी हमारा राज्य विश्वविद्यालय हो जाएगा तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम सबके लिए होगी। तीसरा, जिला अस्पताल, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर भी दी है, तो जिला अस्पताल को लेकर भी आगे बढ़ेंगे कि जिला अस्पताल कर लें। बाकी बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे ख्वाब हैं देवरिया को लेके, कि देवरिया को बड़ी नगर पालिका बनाई, अब महानगर पालिका बनाना है, देवरिया को विकास प्राधिकरण के तौर पर तब्दील कर लें। ये सब हमारे सपने हैं, इनको करने का प्रयास करेंगे। चुनौतियां बहुत तरह की हैं, लेकिन लोगों का आशीर्वाद है, प्रेम है, तो मुझे लगता है ज़रूर पूर्ण होगा। बिल्कुल, जब बड़े पैमाने पर आपके पास जनता अपनी समस्याओं को लेकर आ रही है तो कुछ चीज़ें तो प्रतीत हो ही रही हैं, और कॉन्फिडेंस जो होते हैं व्यक्ति के, सब कुछ जाहिर कर देते हैं। कुछ मन में निराशाएं हैं हर व्यक्ति के मन में निराशाएं होती हैं, लेकिन जो कॉन्फिडेंस उसका जवाब होता है वो बहुत बड़े लेवल का होता है। अंतिम में चाहेंगे कि जो देवरिया ज़िले के जो समस्त जन हैं, आम जनमानस, युवा, बच्चे, जो भी वीडियो आपके देख रहे हैं, महिलाएं, उनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे? पहले तो आप सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत स्नेह दिया, और आपके आशीर्वाद और स्नेह के बदौलत ही हम सब काम कर पा रहे हैं। नीयत बहुत स्पष्ट है, नीयत बहुत साफ है कि देवरिया को आगे लेकर चलना है। जाने अनजाने कुछ त्रुटियां होती होंगी, पर उसके पीछे कोई बदनीयती नहीं है। हो सकता है कोई त्रुटि होती हो सकता है कोई चीज़ आपको लगता हो कि नहीं और बेहतर होनी चाहिए थी, लेकिन उसके पीछे कोई जानबूझ के की गई गलती नहीं होती। पर इसके बावजूद अगर आपको लगता है तो आपका स्वागत है, आप अधिकार पूर्वक, क्योंकि मैं मानता हूँ कि देवरिया मेरा परिवार है, और एक परिवार के नाते आपको अधिकार है कि आप मुझे टोके भी, आप मुझे बेहतर करने के लिए प्रेरित भी करें, और अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ताकि हम ये सारे काम जो हमने सोचे हैं उन कामों को अंजाम तक पहुंचा सकें। तो आपने देखा डॉक्टर सलम त्रिपाठी जी की मंतव्य को। आपको यह हमारी चर्चा कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अगर कहेंगे, सवाल अगर लिखेंगे, तो पुनः इनके समक्ष हम लोग मौजूद होंगे उन सवालों को लेकर। इस बार सवाल विपक्ष का नहीं, इस बार सवाल आपका होगा, और वो भैया के समक्ष होगा। इजाज़त लेंगे भैया से। आप बने रहिए। चैनल फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।